हो गया ना? यस सर। ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा, तो मंडे इवनिंग बिजनेस लॉ। मंडे इवनिंग का मतलब है सर बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में हम लोग आज क्या बात करेंगे सर? सर बिजनेस लॉ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था ना रे, कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे थे। यस सर। तो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा क्या मतलब करते करते काफ़ी डिटेल्स में पहुंच गए। तो इतना दिन आप लोगों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सर ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, ये सब तो बेसिक बातें हैं। बेसिक में ही काफ़ी टाइम लगाए थे कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए, बिकॉज एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स, आप लोग बिजनेस स्टूडेंट हो ना सर? हाँ, ये तो जानते हो और मानते भी हो कि हम लोग सर बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं। तो बिजनेस स्टूडेंट्स होने के नाते तो वेरी बेसिक मैटर सर हमें बिजनेस लॉ समझना चाहिए, है ना सर? अगर हम लोग बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो फिर बिजनेस तो समझना चाहिए ना। चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो या फिर चार्टर्ड सीएस दोनों बन रहे हो, ऐसे है सर, बहुत सारे हैं सर जो चार्टर्ड सीएस दोनों कर रहे हैं। कोई है सर सिर्फ सीएमए कर रहा है, कोई सिर्फ सीए सीएमए दोनों कर रहा है। तो सवाल ये है सर, चाहे आप सीए बन जाओ, सीए सीएमए तीनों बन जाओ, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बिजनेस आना चाहिए और बिजनेस का लॉ आना चाहिए। और बिजनेस लॉ में अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया कवर करता है, बिकॉज बिजनेस का मतलब होता है डील, है ना सर? बिजनेस का मतलब होता है डील या डीलिंग्स। तो बिजनेस डील होता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल बात है। डील का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर डील हो रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का कुछ नियम है। नियम सर, बेसिक नियम क्या है सर? एक इंसान ऑफर करता है, दूसरा इंसान ऑफर को एक्सेप्ट करता है। कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, ये मतलब एक इंसान बोलता है कि भाई मेरा एक काम है, क्या तुम करके दोगे? मेरा एक प्रोडक्ट है, क्या तुम खरीदोगे? मेरे पास ये चीज़ है, क्या तुमको लेना है? एक पार्टी ऐसा बोलता है, दूसरा पार्टी बोलता है हाँ, कोई बोलता है ना। अब सवाल है कि अगर डील पक्का होना है ना, अगर डील को ऐसे बोलते हैं ना, नक्की कर दे, हाँ नक्की करना बोलते हैं ना सर, ऐसे महाराष्ट्र में बड़ा चलता है। हाँ, मेरे को तेरे को नक्की, सुने हो आप लोग? हाँ, महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हैं, नक्की कर दे क्या? तो नक्की मतलब सर पक्का करना, ठीक है। हम लोग हिंदी में भी बंगाली में बोलते हैं पक्का कर देना। मतलब एग्जैक्टली पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर डील नक्की करना है तो उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ओके, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट को अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यस सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड, आप लोग बहुत आगे हो। इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन सर आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, क्या क्या मैटर है, यू ऑल नो एवरीथिंग, आप लोग को पूरा पता है सर, बहुत डिटेल्स पढ़े हो आप लोग। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते कैसे हैं। हाँ सर, बनाने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। यस सर, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते कैसे हैं, ब्रीच कैसे करोगे, ठीक है। ऐसे सुनने में खराब लगेगा, बट क्या करें सर, रियलिटी है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। कुछ चीज़ें बनता भी है तो कुछ चीज़ें टूटता भी है। लेकिन सवाल है, कई बार जानबूझ के तोड़ा जाता है, कई बार अननोनली होता है, मतलब जानबूझ के नहीं, सिचुएशन ही ऐसा होता है कि तोड़ना पड़ता है। लेकिन बिजनेस इस ब्रिज के बारे में आप समझ ही गए होंगे कि मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो तीन बेसिक सवाल हैं कि आपके साथ किसी का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, कॉन्ट्रैक्ट होते होते नहीं हुआ, मतलब ऑलरेडी आप मतलब वादा हो गया था। मतलब सिंपल बात है, हम लोग एक गाने का लाइन यूज़ करते थे पहले, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए थे कि जो वादा किया है, क्या बोलते हो सर, जो वादा किया है कॉन्ट्रैक्ट में निभाना पड़ेगा। निभाना पड़ेगा। सो वेरी फेमस हिंदी हिंदी सॉन्ग था, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। पर आज क्या गाना होगा सर, जो वादा किया था तुमने तोड़ दिया, ठीक है। वो तोड़ने वाला है। वो तोड़ने वाला है, एग्जैक्टली सर। तो ये जो हिंदी गाने का लाइन इज जस्ट अ सिंबॉलिक, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई वादा तोड़ता है बिजनेस डील में, तो क्या वादा तोड़ने में कोई सज़ा होता है क्या? हाँ सर, सज़ा होता है, बिजनेस लेवल का सज़ा होता है। तो ये जो सज़ा है, ये इसमें कुछ रूल्स हैं, तो वही रूल्स आज के आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा। दैट इज एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा ओवरव्यू एंड डिटेल्स केस स्टडीज के साथ। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं।
ओके ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइनलाइज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसे फाइनल एक और भी एक डिटेल्स एरिया है जो मैं बाद में चर्चा करूंगा, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें थोड़ा अलग डिटेल्स लेवल, थोड़ा लेवल हाई है, आई विल डिस्कस लेटर पार्ट, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर, तो इसलिए मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा पहले ले लिया। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमिडीज, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमिडीज, मतलब जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा सा सीए फाउंडेशन में थोड़ा जोर शोर से पूछते हैं, और सीए इंटर वगैरह उस सब में बहुत पूछते हैं, बट नॉर्मल केस में ये बेसिक एरिया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसलिए मैं सोचा कि पहले ब्रीच करा देता हूँ, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर, ठीक है, एंड उसका रेमिडी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसका रेमिडी, मतलब कोई अगर वादा तोड़ता है तो कुछ रेमिडी है क्या? बिकॉज देखो सर, कोई वादा तोड़ेगा तो घाव तो लगता है, अरे कोई अगर वादा तोड़ता है चोट पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? सच बताना। अरे यस ना, चोट तो लगता है, लेकिन चोट का कुछ रेमेडी? हाँ सर, देखते हैं क्या लॉ बताता है, चोट का कुछ रेमेडी है कि नहीं, लॉ कुछ बताते हैं कि नहीं, वो भी देखते हैं। तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड वेरियस मोड्स देयर ऑफ, एंड बी क्लियर अबाउट द डैमेजेस हैव टू बी मेजर्ड। हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। डैमेज कैसे क्लेम करोगे आप, ठीक है, अगर आपके साथ कोई वादा तोड़ता है या फिर आप किसी के साथ वादा तोड़ते हो, तो वादा आप तोड़ोगे तो फिर आपको डैमेज देना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई आपसे वादा करके भूल जाते हैं तो आप उनसे डैमेज क्लेम करोगे, ठीक है सर। ये दिल दिल की बात नहीं है, ये बिजनेस की बात है। हाँ, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेनली यहाँ पर 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है सर, 3 एरिया मेनली। एक है सर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अनदर इज सर रेमिडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एंटीसिपेटरी, एक्चुअल एंड रेमिडीज, ठीक है, 3 हिस्सों में इसको बांटेंगे आप, ठीक है। तो पहले तो ये देखना है सर ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर बात करेंगे एक्चुअल में, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, अरे आप लोगों ने कुछ बताया नहीं मुझे। हाँ हाँ यस सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो रेमिडीज के अंदर आप देखो क्या क्या है। सूट फॉर डैमेजेस, मतलब आप केस सू कर सकते हो डैमेज क्लेम करने के लिए। सर आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसिशन कर सकते हो, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देना। सर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाइज भी केस सू हो सकता है। सूट फॉर इंजंक्शन, सर ये क्या है? सर बेसिकली रोक टोक लगा देना, ठीक है। इंजंक्शन लगना मतलब होता है रोक लगा देना, ठीक है, मतलब डिपेंड करेगा अभी फ्यूचर पे वो काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इट्स डिपेंड, ठीक है। इंजंक्शन लगा देना, डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। एंड शूट अपॉन क्वांटम मेरिट, ठीक है, बेसिकली वैल्यूएशन डिसाइड करने को क्वांटम मेरिट के अंदर बोला गया है सर, चर्चा में आगे बात करेंगे सर। एंड शूट फॉर डैमेजेस में भी अलग अलग डैमेजेस होता है, एक होता है सर ऑर्डिनरी डैमेज, एक होता है स्पेशल डैमेज, एक होता है विंडिक्टिव डैमेज, ठीक है, एक होता है नॉमिनल डैमेज, एक होता है प्रीफिक्स डैमेज। अब प्रीफिक्स डैमेज में भी आपको 2 हिस्सा दिखेगा, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होता है पेनल्टी। ओके सर, चलो इतना सारा बात तो कर दिया ये लोग फ्लो चार्ट में, अब हम लोग एक एक को समझना पड़ेगा ना सर। सिर्फ फ्लो चार्ट देख के आइडिया क्रिएट हो सकता है, बट आइडिया में एग्जीक्यूशन लाने के लिए आपको डिटेल्स बात करना होगा। ओके, we have so far seen how a contract is made, the essential of a valid, and how a contract is to be performed, as well as how a contract may be put an end, ठीक है, कैसे एक contract को end किया जा सकता है। We shall now discuss about the breach of contract and also the mode in which compensation of breach of contract is estimated। किस मोड में आप breach of contract का जो भी compensation होगा, ठीक है, वो कैसे आप estimate करोगे। breach means failure of a party to perform his or her obligation under a contract। जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्यों टूट गया सर, ठीक है, क्यों टूट गया कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब फेलियर ऑफ ए पार्टी, ठीक है। अगर 2 पार्टी के बीच में होता है ना, हमेशा आप लोग जानते हो कॉन्ट्रैक्ट तो अकेला अकेला नहीं होता है ना, अब खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? नो सर। हाँ, नो सर। पॉसिबल है क्या? नहीं सर। हाँ, ऐसे होता है, वो वर्चुअल लेवल में मन के साथ होता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप। अरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप पूरा नहीं होता है। क्या पूरा नहीं होता है? मतलब Yes, खुद के साथ भी ब्रीच कर देता है। हाँ, खुद के साथ भी ब्रीच, yes, sir. सिनेमैटिक लेवल में। हाँ, मतलब कितना लोग होंगे सर सोसाइटी में, मतलब हमारे समाज में, जो एवरी ईयर, हाँ एवरी ईयर, नॉट जस्ट एवरी ईयर, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ही बोल सकता हूँ कि एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, ईच एंड एवरी पर्सन अपने आप को वादा करता है
अपने सर हम नहीं करते हैं हाँ, तो वादा नहीं करता अपने आप को? ना। हाँ, कभी नहीं? नो सर, क्या होता बात, ही नहीं है पूरा। अरे वादा करता है, होता স্যার नहीं वो আমি अलग করি স্যার, बात है। শপথ করি শপথ ভাঙি, 100 বার শপথ করলে 100 বার শপথ ভাঙি। मतलब এইসব मतलब तुम मतलब तुम लोग धोखेबाज गए टॉप लेवल में आ जाते हो, है ना? अच्छा, नहीं मैं भी सर, मैं भी खुद को धोखा देता हूँ सर, बहुत धोखा देता हूँ। झूठ बोल के फायदा नहीं है सर, ठीक है, बिकॉज ये कोई झूठ का बात नहीं है, बट सीरियसली धोखा मैं खुद को भी बहुत दे देता हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि मुझे ये करना चाहिए था, बट नहीं कर पाता मैं अल्टीमेटली। हाँ, मतलब परफॉर्मेंस लेवल में अगर मुझे खुद को मार्क्स देना है तो मैं तो 100 में 50 हार्डली दे पाऊंगा, 50% लैग है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ सर, जो जो लोग सर 100 में मतलब 70-80% कर देता है, 70-80%, मतलब दे आर गुड परफॉर्मर इन देयर लाइफ। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाला बात नहीं है, इट्स अबाउट बिजनेस। तो फिर बिजनेस में आप किसी और को कुछ वादा किए थे, पूरा करना था आपको, तो उसी में बात कर रहे हैं सर। ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन 2 वेज। एक होता है सर एक्चुअल एंड एक होता है एंटीसिपेटरी। तो देखते हैं सर ये एक्चुअल और एंटीसिपेटरी क्या है। पहले देखते हैं सर एंटीसिपेटरी, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, चलो देखते हैं। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। मतलब जिस टाइम पे परफॉर्मेंस एक्चुअली होना था कॉन्ट्रैक्ट का, एक पर्टिकुलर डेट होता है, तो वो डेट आने से पहले एंटीसिपेट करना। ठीक है, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, जिस पर्टिकुलर डे में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिस पर्टिकुलर डे में कॉन्ट्रैक्ट को आपने फिक्स करके रखा था परफॉर्मेंस को, वो दिन आने से पहले ही ब्रिज कर देना। सर ऐसा होता है? ऐसा तो होता है ना, तो मतलब आने से पहले ही आपने ब्रिज कर दिया। तो व्हेन द प्रॉमिसर रिफ्यूजेस ऑलटुगेदर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिसेस एंड सिग्निफाइज हिज अनविलिंगनेस, मतलब अनविलिंग मतलब अपना अनिच्छा जताते हैं कि नहीं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमसे नहीं हो पाएगा, सिंपल बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमसे नहीं हो पाएगा, मतलब वो दिन नहीं आता, उससे पहले ही वो बोल देता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इवन बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हैज अराइव्ड, मतलब वो दिन आया ही नहीं उससे पहले ही। दिस इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ठीक है, एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट में बी टेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज। एक, आप एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन, या तो आप मुंह में बताओ, ठीक है, वर्ड स्पोकन करो, रिटन में बताओ, जो करना है करो, या फिर इम्प्लाइडली बाय द कॉन्डक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, मतलब ऐसा कुछ हरकत करना। ठीक है, कॉन्डक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, ऐसा कुछ हरकत जो बिजनेस में साइलेंटली हो जाते हैं बट उसका मतलब समझ लेना पड़ता है। ऐसे हमारे जिंदगी में भी ऐसे होता है ना सर, कुछ चीजें साइलेंटली हो जाता है, फिर समझ आता है अच्छा ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो दैट इज इम्प्लाइड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी जो अल्टीमेटली मतलब वही होता है कि आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। सर कुछ एग्जाम्पल दो ना, मजा आ जाए। यस, चलो कुछ एग्जाम्पल और कुछ केस देखते हैं, मजा आ जाएगा। अच्छा, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ठीक है, ऑन 15th of July 2020, ठीक है, टू सप्लाई 10 bales of cotton फॉर ए स्पेसिफाइड सम ऑफ 14th August 2020 एंड ऑन 13th July, अच्छा कब देना है, 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कब का, 14th अगस्त का, कितना दिन, ऑलमोस्ट 1 मंथ का ना सर। 15 जुलाई को वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए के साथ बी का, किसका, 10 बेल्स ऑफ कॉटन। सर बेल्स ऑफ कॉटन कैसे देखने में होता है जानते हो, दिखा है ना पहले भी, कॉटन का एग्जांपल पहले भी क्लास में लिया यस सर। है ना। স্যার ওই রাউন্ড শেপের মতো हाँ, राउंड शेप में होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है सर। ठीक है, पेपर का रीला, बेल्स ऑफ कॉटन, पेपर में रील होता है, ठीक है, ऐसे कॉटन में बेल्स होते हैं, कॉटन में बेल्स होते हैं। अगर आप लोग, हमारे वेस्ट बंगाल में इतना नहीं दिखता ये कॉटन की फैक्ट्री, अगर आपको कभी देखने का मन करे तो आपको जाना पड़ेगा सर हमारे देश का वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स में। ठीक है, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप एरिया बोलते हैं, जानते हो भारत का डेक्कन ट्रैप एरिया कहाँ है? স্যার গুজরাট এরিয়াতে আছে। यस, गुजरात, कर्नाटका, अहमदाबाद। महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, नागपुर में जाओगे वहां पर भी मिलेगा। ठीक है, मतलब सेंट्रल, स्पेशली जो भारत का जो डेक्कन प्लेट है, मतलब जो दक्षिणी का एक प्लेट होता है, भारत में 2 प्लेट है, एक नॉर्दर्न प्लेट और एक सादर्न प्लेट, जिसको डेक्कन प्लेट बोलते हैं। वो डेक्कन प्लेट में एक्चुअली हमारे देश का कॉटन प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जिसको आप लोग शायद ज्योग्राफी में बचपन में ब्लैक सॉयल के नाम से पढ़े होंगे। अगर कोई बंगाली में पढ़ा है तो वो कृष्ण मृत्तिका के नाम से पढ़ा होगा। जैसे मैं बचपन में बंगाली में पढ़ा सर, तो हम लोगों को पढ़ा जाता था कृष्ण मृत्तिका। पढ़ा क्या आप लोगों ने कभी? ये सर हाँ, हम लोग बंगाली में पढ़ते थे सर। जियोग्राफी में। हाँ, ज्योग्राफी में, एग्जैक्टली। ठीक है, जियोग्राफी में पढ़ते थे कृष्ण मृत्तिका, दैट इज द बेसिकली ये एरिया ना ऐसे आता है इसके अंदर।
डेकान एरिया, ठीक है, जो मेनली इस तरह का होता है कुछ, ठीक है, ये डेकान ट्रैप एरिया बोलते हैं इसको। बेसिकली ये बेसिकली टेबल लैंड है, मतलब बंगाली में बोलते हैं मालभूमि या फिर लो हिली एरियाज टाइप, ठीक है, मतलब लो हिली है, मतलब बहुत बड़ा ऊंचा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ब्लैक सॉइल बहुत होता है, और इस ब्लैक सॉइल में सर बहुत अच्छा कॉटन बनता है, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसे कॉटन का रीला देखना है या फिर आपको इस तरह का, तो आप इस सब साइड में जाओगे ना, आपको ये सब फैक्ट्री में पड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो दिस इज बेल्स ऑफ कॉटन, तो ऐसे 10 बेल्स ऑफ कॉटन, ठीक है, ऐसे 10 बेल्स ऑफ कॉटन क्या काम आता है सर? अरे सर हमारे आपका कपड़ा बनता है, फैशन हम आपका फैशन कहाँ डिपेंड करता है सर? ये कॉटन से ही तो। अरे इकोनॉमिक्स वाले, आप लोग तो इकोनॉमिक्स में पढ़े हो ना, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े हो सर? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। अगर कुछ भी करना है, चाहे आप कितना भी अच्छा फैशन शो कर लो या कितना भी अच्छा फैशनेबल बनने का कोशिश करो, आपको नेचर के ऊपर तो डिपेंड करना ही पड़ेगा। विदाउट नेचर दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए जो आदिवासी लोग होते हैं ना सर, आदिवासी समझते हो? आदिवासी कौन है? जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, सावताल। हाँ, सांवताल, ट्राइबल्स बहुत सारा होता है, हो, मुंडा, ठीक है। आदिवासी लोग सर अभी भी वो पूजा करते हैं, किस चीज का? वो पूजा करते हैं एक्चुअली, मतलब पानी का, सूरज का, ऐसे नाम पे हम लोग प्रकृति उस का सर। प्रकृति का, एग्जैक्टली सर, ठीक है, हम लोग भी प्रकृति স্যার का ही पूजा আন্দামানে करते हैं। আছে এরকম স্যার। अरे अंडमान उतना बहुत दूर है, उतना जाने का जरूरत नहीं है। तू স্যার अपने ওখানে वेस्ट में, উইদাউট ড্রেস ওরা থাকে, মানে সেই हाँ 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 জঙ্গলি हाँ, টাইপের यस জঙ্গলে আমরা यस স্যার দেখেছিলাম, यस, ভূতের মতো দেখতে স্যার। हाँ ऐसा नहीं बोलते ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, ब्लैकिश, यस। एक्चुअली वो ड्यू टू क्या होता है, जैसे श्रीलंकन लोग भी तो ऐसे ही देखने में होते हैं, हमारे देश में तमिलनाडु में चले जाओ, दे आर ऑल्सो वेरी ब्लैक, ठीक है, बिकॉज वो इसका जियोग्राफिकल रीजन है, वो जो इक्वेटर है ना सर, निरक्ष रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, वो उसके आसपास में जो एरिया होगा उस एरिया में सूरज का किरणें बहुत स्ट्रेट गिरता है, तो जहां पर सन रेज स्ट्रेट गिरेगा वो वहां का लोगों का जो जो रूप है वो ब्लैक होगा, नॉर्मल है, ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट। इसीलिए अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, और इंडिया में तमिलनाडु, ठीक है, ये सब एरिया में लोग काले होते हैं। अंडमान एरिया, यहाँ पे भी लोग काले होते हैं जो वहाँ का ट्राइबल्स है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है, इसीलिए प्रकृति का ही पूजा हम लोग करते हैं, ठीक है। इवन जो हमारा जो नॉर्मल रिलीजन है वो भी प्रकृति का ही पूजा करते हैं, सभी चीजें जो भी भगवान है ना सब प्रकृति से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग ना इसका मतलब भूल गए। चलो छोड़ो सर। अच्छा, तो समझ में आ रहा है ना? तो 2 बेल्स ऑफ कॉटन, सर एक बेल्स ऑफ कॉटन के लिए इतना सारी बातें। सर एक्चुअली क्या होता है ना, आपको बेल्स ऑफ कॉटन का आइडिया चाहिए कि एक बेल्स ऑफ कॉटन कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बेल्स ऑफ कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 10 बेल्स ऑफ कॉटन से किसी का फैक्ट्री होता है, किसी का कपड़ा रेडी होता है, पैंटलून्स बनता है, हाँ, बिग बाजार बनता है, शॉपर स्टॉप बनता है, ऑरेलिया बनता है, क्या समझोगे? समझे ना? तो बहुत वाइटल है। तो वेर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद वी ऑन 15 जुलाई 2020 to supply 10 bales of cotton for a specified sum of rupees on 14th August, डेट बन रहा है 14th अगस्त को, एंड ऑन 30th जुलाई इन्फॉर्म्स बी, 30 जुलाई को बी को इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, 15 दिन पहले, that he will not be able to supply the said cotton on 14th August 2020 and there is an express rejection of the contract। तो वो डायरेक्टली बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्शन, बिकॉज 15 डेज पहले वो नहीं दे सकता सप्लाई, मे बी ड्यू टू, पहले बोला था हाँ, अब बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो जो भी हो, रिजेक्शन तो हो रहा है ना। तो अगर आप डेट आने से पहले ही जिस पर्टिकुलर डे में, जैसे वो लोग अगर 14 अगस्त का जो डेट था वो एक्चुअली परफॉर्मेंस डे था, अगर परफॉर्मेंस डे से पहले वो पहले से ही बता दे रहा है तो एंटीसिपेटरी है, सिंपल बात है। और एग्जांपल देखते हैं, चलो। Where A agrees to sell his white horse to B for rupees 50,000 on 10th of August 2020, but he sells this horse to C on 1st of August 2020. The anticipated breach is occurred by the conduct of the promisor। बात को समझो, सुनो ठीक से। A B को एग्री किया था 50,000 में 10th of August को सेल करेगा उसका घोड़ा, बट ही सेल्स टू C, वो क्या किया, A ने C को सेल कर दिया 1st अगस्त को 2020 में। क्या मतलब सर इसका? ये तो बहुत गलत है ना। आप बोला था 10 तारीख को देगा, तो फिर क्यों, कैसे आप 1 तारीख को दे सकते हो किसी और को? गलत हो गया ना। तो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच हैज ऑकर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर। तो क्या यहाँ पर ए बी को चिट्ठी लिख के भेजा क्या, या रिटर्न दिया क्या, या स्पोकन किया क्या? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, तो चिट्ठी लिखा ना तो रिटर्न बोला, कुछ नहीं किया, ऐसे ही कुछ अपना एटीट्यूड किया, मतलब ऐसा कुछ कंडक्ट हुआ इसका, ठीक है, ऐसा कुछ इंप्लाइड कर दिया, किसी और को भेज दिया। तो जब किसी और को भेज देगा
तो फिर कैसे, तो किसी और को बेच देगा और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन पाएगा, नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये ब्रीच हो गया। तो दिस इज एंटीसिपेटरी का 2 टाइप्स, ठीक है। एंटीसिपेटरी ब्रीच आप 2 वे से कर सकते हो, एक आप एक्सप्रेसली कर सकते हो और एक आप इम्प्लाइडली कर सकते हो। तो फर्स्ट वन एक्सप्रेसली था एंड सेकेंड वन इम्प्लाइड था। क्लियर सर, याद रहेगा, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, স্যার चलो বি सर তো आगे। তাহলে শুট করতে পারবে? हाँ हाँ एकदम बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। ये जो डैमेज क्लेम कैसे करेंगे, ठीक है, सब बताएंगे। अब एकदम केस शो करेगा, थोड़ी ना चुपचाप बैठे रहेगा। हाँ, इसका जैसे मानो ये घोड़ा मिलता तो किसी और को बेचता, या फिर हॉर्स रेस में लेके जाना था, बहुत सारा रीजन हो सकता है ना। जैसे बेल्स ऑफ कॉटन के केस में भी तो उसका कितना बड़ा असाइनमेंट रुक जाएगा, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर उसका फेलियर हो जाएगा, है ना, मुश्किल हो जाएगा सर, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बिकॉज एक के वादे पे दूसरे का वादा डिपेंड करता है। इट्स अ चेन, इट्स अ वादे ऑफ चेन, है ना, चेन ऑफ प्रोमिसेस, चेन्स ऑफ प्रोमिसेस। एक अगर वादा तोड़ता है ना तो वो दूसरे का भी वादा तोड़ जाता है। ऐसे देखो ना, ये ए शायद जानबूझ के वादा तोड़ना नहीं चाहता था, बट शायद ए के साथ किसी और का एग्रीमेंट हुआ था, शायद ए के साथ सी का एग्रीमेंट हुआ था, तभी ये नहीं कर पा रहा है। तो इट्स अ चेन ऑफ प्रोमिसेस। इसीलिए बिजनेस एक ऐसी चीज है सर, बिजनेस में अपना पैर जमाने के लिए वादा निभाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे मेरे को एक छोटा सा कहानी पापा से सुनने को मिला था, मतलब बचपन में पापा शेयर करते थे। तो उस टाइम पे पापा के पापा मतलब मेरा जो दादाजी थे, मैंने कभी देखा नहीं सब, क्योंकि मेरे जन्म से काफ़ी पहले ही वो गुजर गए। लेकिन पापा को एक चीज़ सिखाया था कि बोलते थे, पापा बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्टर है, गवर्नमेंट के साथ टिम्बर बिजनेस करते हैं। तो पापा एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको एक एक ऑनेस्ट बिजनेस बनना है या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, एक सम्मान के साथ, ठीक है, तो फिर आपके अंदर एक क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्वालिटी, कि आप अगर किसी को कुछ प्रॉमिस किए हो, ठीक है, वो प्रॉमिस हमेशा निभाया करो। जैसे कि तो उन्होंने एक सिंपल, वो लोग जिंदा लॉ का पढ़ा लिखा ना तो मेरा पापा है और ना ही मेरा दादाजी है, बट फिर भी वो लोग एक चीज़ बड़ा अच्छे से दादाजी ने पापा को सिखाया था कि ये लोग बंगाली में या हिंदी में भी बोलते हैं, महाजन समझते हो सर, महाजन मतलब एक्चुअली जिनसे क्रेडिट लिया जाता है, ठीक है, क्रेडिटर, ठीक है, आप जिनसे क्रेडिट लेते हो यस सर। हाँ, जानते हो ना, महाजन बोलते हैं उन लोगों को। तो যাদের থেকে महाजन, স্যার यस सर হোলসেলে मेरे। দোকানদার মাল নেয়, हाँ बोलो सर बोलो। যাদের থেকে স্যার হোলসেলে মাল নেয় দোকানদার। हाँ वो भी हो सकता है, मेनली जिससे तुम उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किए। सर मेरे दादाजी थे महाजन, और वो हाँ, बोलते थे कि एक बाप एक जुबान। एक बाप एक जुबान सीरियसली अगर तो ऐसे ऐसे गाली से बोलता है, अगर तू एक बाप का औलाद है तो ऐसे बोलते हैं गाली से तो इस काइंड ऑफ दैट, एक बाप एक एक जुबान, एग्जैक्टली। तो महाजन का पैसा कभी नहीं मारना चाहिए। मतलब क्यों, बिकॉज आप, ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा रूल है सर, ठीक है, इट्स बिजनेस रूल। अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आप महाजन का पैसा ना मारो, ठीक है, क्योंकि अगर आप महाजन का पैसा मार दोगे ना तो बिजनेसमैन का चक्का बंद हो जाएगा। आजकल महाजन कौन है, आजकल महाजन मतलब बैंक, समझे सर। आजकल महाजन कौन है, आजकल महाजन है, आजकल भी महाजन है, बिकॉज ये अनरेगुलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम आज भी हमारे देश में है। बहुत सारे लोग हैं सर लोकल एरिया में आज भी महाजन का काम करते हैं। एक्चुअली यही लोग, इसी लोगों में से कोई कोई बाद में बैंकर बना, ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मली इंडिया में जो फेमस फेमस बैंकर्स वगैरह बना है, इसका जो कल्चर मेनली था आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात साइड में, उसमें कुछ टाइटल ऐसे होते थे, सेठी, श्रॉफ, ठीक है, इस तरह का। मतलब देयर बेसिकली इनका काम ही होता था, जिसको हम लोग कहीं कई बार थोड़ा गाली से भी बात करते हैं, सूदखोर, ठीक है, बंगाली में से बोलते हैं सूदखोर लोग है। बट दैट्स नॉट, आप उसको गाली दे सकते हो सूदखोर है, बट आपके जरूरत में वही काम आया था, है ना, आपकी जरूरत में वही काम आया था। जब आपको पैसे का जरूरत था, हो सकता है उसने आपसे ब्याज लिया, बहुत इंटरेस्ट से आपको पैसा लिया, बट आपका जरूरत में वही काम आया था। वो आपका गलती है कि आप उसका पैसा वापस नहीं कर पाए। हाँ, तो फिर महाजन को गाली देके तो कोई फायदा नहीं। अब कोई बोलते हैं कोई कोई महाजन खराब होता था, वो तो हिंदी मूवीज में इसको खराब करके दिखाया जाता था हिंदी मूवीज में ऐसे खराब करके दिखाया जाता था, एक सादा कलर का टोपी पहना दिया जाता था और ऐसे उसी को विलेन बना दिया जाता था, किसी का मतलब वो दो डबल ब्याज मांग रहा है, इस तरह से हम लोग के सामने उसको दिखाया गया। बट अगर सोचो कि अगर महाजन सिस्टम अगर ना होता, बिजनेसमैन सब कहा जाता, है ना, तो न्यू बिजनेसमैन कहाँ से उठता, मुश्किल था। जो भी हो, तो फिर मतलब बहुत सारे चर्चा हो जाता है।
चर्चे पे चर्चा छोड़ो, चलो सर। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर इज अ इम्प्लाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एंटिसिपेटरी में दोनों, एक एक्सप्रेसली और एक इम्प्लाइड, सॉरी। अच्छा, सेक्शन 39 में बात करते हैं, चलो। Section 39 of the Indian Contract Act deals with anticipatory breach of contract and provides as follows: when a party to a contract has refused to perform or disable himself of performing, ठीक है, या तो परफॉर्म से रिफ्यूज करते हैं या तो परफॉर्म नहीं कर सकते, डिसेबल है वो, ठीक है। डिसेबल मतलब हैंडीकैप नहीं दे पापा, अपना परफॉर्मेंस नहीं कर सकता, ठीक है। डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द promisee may put an end to the contract, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देता है, unless he has signified but words or conduct his acquiescence in its continuance, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है, इट्स अ वेरी वाइटल पॉइंट, आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो। अब एक बार एंटिसिपेटरी ब्रीच हो जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जो आपके मन में सवाल चल रहा है सर। द promisee is excused from performance or from further performance. Further, he gets an option to either treat the contract as rescinded and sue the other party for damages. आप तो ये मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, ठीक है, पुट एंड एंड हो गया एक तरह से, और आप डैमेज क्लेम करो, क्योंकि डैमेज तो होता है, बहुत डैमेज होता है, ठीक है, फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग अंटिल द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं सर, हम लोग का ये जो एग्जाम्पल था एंटिसिपेटरी में, एक बार फिर से मैं उस पॉइंट में चलता हूँ। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कब हुआ था, जल्दी बोलो सर। 15th ऑफ जुलाई। परफॉर्मेंस कब करना था, 1 month लेटर, 14th ऑफ अगस्त। ए बी को ना कब कर दिया, 30 जुलाई, तो ऑलमोस्ट 15 डेज पहले, है ना, मतलब 14 अगस्त आने से ऑलमोस्ट 15 डेज पहले ना कर दिया। अब यहीं पर खेल है सर, यहीं पर खेल है। एंटिसिपेटरी ब्रीच का 2 हिस्सा होता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या करेंगे आगे, या तो आप ये सोच लो कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, रिसाइंडेड है, एंड सू दी अदर पार्टी फॉर डैमेजेस, कि भाई मेरा तो डूब गया, ठीक है, मेरा बहुत लॉस कर दिया तुमने, ठीक है। क्योंकि कैसे लॉस होता है सर, सिंपल एक लॉजिक दिखाता हूँ आपको, सिंपल लॉजिक। जैसे बेल्स ऑफ कॉटन का एग्जाम्पल था, तो अगर बेल्स ऑफ कॉटन में बात करो, मानो कि कोई कपड़ा का फैक्ट्री है, ठीक है, कोई क्लॉथ मार्जेंट है, कपड़ा क्लॉथ फैक्ट्री है, जो किसी से ये 2 रीला या 2 सीट्स ऑफ बेल्स ऑफ कॉटन मंगवाया है, ठीक है। अब इससे कम से कम उसका 10 लाख का बिजनेस होने वाला था, वो जिसको बेचता, लेकिन उसने भी किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया ना, तभी ना उसने ऑर्डर किया। कोई ऐसे ही थोड़ी ऑर्डर लेता है, बहुत रेयर होता है सर। कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ही लोग पैसा फंसाते हैं। पहले थोड़ा सैंपल के लिए थोड़ा बहुत करता है कि भाई सैंपल यूज करके देखो मेरा प्रोडक्ट कैसा है, बट जैसे कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आता है ना, तो उसका कोई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उस 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड था, इसके बेल्स पे। जब तक ए बी को बेल्स देता, बेल्स ऑफ कॉटन देगा, तब ना जाके वो फैक्ट्री में कपड़ा बनाएगा, और बी तभी ना जाके सी को बेच पाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो अगर बी सी को नहीं दे पाता है तो फिर सी को भी तो किसी को देना है। आप समझ रहे हो सर, पूरा का पूरा चेन कैसे टूट रहा है। ए बी को नहीं दे पा रहा है तो बी सी को नहीं दे पा रहा है, बी सी को नहीं दे पा रहा है तो सी डी को नहीं दे पा रहा है, मतलब प्रॉब्लम में प्रॉब्लम बढ़े जा रहे हैं। तो इसमें सबका लॉस होता है, इसमें सबका लॉस होता है। अब यहाँ पर हम सबका लॉस तो यहाँ पर समझाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो मेन पॉइंट है कि अगर ए बी को वादा किया था, ठीक है, तो ए और बी के बीच पे जो प्रॉब्लम है, तो बी का लॉस है मेनली, बिकॉज ए ने वादा किया था, दिया नहीं, तो फिर बी ए पे डैमेज क्लेम कर सकता है। अब इसमें एक बड़ा सवाल है कि कितना लॉस होगा सर, कितना डैमेज क्लेम करेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे ना उसमें लिखा रहता है, ठीक है, उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम टाइम पे नहीं देते हो तो फिर तुम्हें इतना पेनल्टी या फिर इतना फाइन या फिर डैमेज देना पड़ेगा, अगर तुम टाइम पे नहीं देते हो। तो वो पहले से मार्केट के हिसाब से रेडी किया जाता है, ऐसा मानव सनब नहीं होता, ठीक है। मार्केट में कितना लॉस होता है कि उसको न्यू डील मिलने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मानो बी को ए से मिलना था ना, तो अगर बी को ए से नहीं मिला तो से फॉर एग्जांपल 1 मंथ का डील था, है ना, अगर 1 मंथ डिले होने से बी को मार्केट में कितना लॉस हो सकता है, उसका एक कैलकुलेशन किया जाएगा, वैल्यूएशन किया जाता है, वैल्यूअर होते हैं बड़े बड़े केस में, तो वो वाला वैल्यूएशन करके देखा जाएगा कि अगर सच में 10 लाख का मतलब उसका लॉस है तो 10 लाख का पेनल्टी भी लग सकता है, उससे कम है तो कम होगा, ज्यादा हो तो ज्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कम ज्यादा होता रहता है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ता है। सर ये कैसे पता चलता है, बिजनेस जब करना चालू करोगे ना आप लोग, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं
বল যদি যদি স্যার এটা ধরুন ওরা বললো যে বল বল এটা এটা স্যার ওরা যে ধরুন বি যদি এ কে বলে যে এত টাকা ক্লেম করছে, ধরুন 10 লাখ টাকা পেনাল্টি করলো, হুম। তা সেটা কি এ কে দিয়ে দেবে তো নিশ্চিত? যদি স্যার এ আবার তার উপরে কিছু এর উপরে আবার কিছু ল ফ কিছু অ্যাড করতে পারে, देख देख দেবো सबसे না। पहला बात नहीं नहीं ऐसे तुम देखो मतलब देबो ना, इट्स नॉट लाइक दैट देबो ना, इट्स अबाउट कि तुम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना तो कॉन्ट्रैक्ट में ही पेपर में ही लिखा रहेगा, तुम्हारा डीड पेपर बनेगा ना, एग्रीमेंट पेपर बनेगा ना, तो एग्रीमेंट पेपर में ही वो सब लिखा होता है। जैसे तुम लोग कभी सिंपल एक एग्रीमेंट बताते हैं, कभी किसी जगह में रेंट लिए हो सर, रेंट एग्रीमेंट बड़ा सिंपल सा एग्रीमेंट है हमारे सोसाइटी में कि लोग रेंट लेते हैं या रेंट देते हैं, कभी देखा आपने होम रेंट? हाँ सर। हाँ यस सर। है ना, तो कोई लेता है या फिर कोई देता है। तो नॉर्मली जो हमारे रेसिडेंशियल एरिया में जो रेंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसका सिस्टम ये होता है कि 11 मंथ का रेंट होता है ना, रेसिडेंशियल एरिया में जो रेंटिंग सिस्टम होता है दैट्स 11 मंथ एग्रीमेंट। सही बोल रहा है ना सर? क्या रे, ठीक बोला ना? यस सर। तो जैसे मानो कि एग्जाम्पल जैसे ये 99 एकड़ वगैरह में बहुत डेटा मिलता है कि भाई कहाँ क्या घर है नहीं है। तो जैसे मानो ये घर आपको चाहिए, कितना भाड़ा बोल रहे हैं? 15,000 पर मंथ। एक सिंपल सा बात कर रहे हैं, हाँ ध्यान से सुनो बात को। मतलब आपको मैं बेल्स ऑफ कॉटन का हिसाब दिखाने के लिए हमारे सोसाइटी में टुडे यूज होने वाला सबसे बड़ा फेमस है, कोई दुकान भाड़े पे देता है, कोई किसी को रहने के लिए घर पे भाड़े पे देता है, इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। तो टॉलीगंज में एक घर है, ऑलमोस्ट 1200 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK है, ठीक है, 15,000 पर मंथ का भाड़ा है। क्या बोलता है? 30,000 का डिपॉजिट, मतलब आपको 2 मंथ्स का डिपॉजिट देना है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कंडीशन देखो कॉन्ट्रैक्ट का, 2 मंथ्स का डिपॉजिट देना है, ठीक है। ये डिपॉजिट जो होता है ना सर, ये जब आप घर छोड़ते हो तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसको एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बोला जाता है। दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। हाँ, इट्स अ बेसिक होम रेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बेसिक होम रेंट एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट जब उसका बनता है रेंट का, तो उसमें लिखा रहता है कि भाई भाड़ा 15,000 का है, डिपॉजिट 2 महीने का मतलब 30,000 का लिया गया है, मेरा घर जो है वो 1200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, मेरा इतना रूम है, यहाँ पर ये है, यहाँ बैल्कनी है, समथिंग जो भी है उसका घर का थोड़ा डिटेल्स वो बताएगा। और साथ में वो ये भी बताते हैं कि ये 11 मंथ्स का है, और 11 मंथ्स बाद, ठीक है, 11 मंथ बाद अगर वो रिन्यू करता है तो मेरा घर का भाड़ा 5% क्या होता है, नॉर्मली 5% में इन्फ्लेटेड होता है सर, मतलब जो भी भाड़ा है उसका 5% भाड़ा इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है, इस तरह का लिखा रहता है। ये भी लिखा रहता है कि अगर इस 11 मंथ पीरियड के बीच में कोई घर छोड़ के जाता है, ठीक है, मतलब जो मतलब टेनेंट है वो अगर घर छोड़ के जाता है तो टेनेंट को ये जो उसका डिपॉजिट अमाउंट है ना सर, वो डिपॉजिट अमाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। और कम से कम 2 मंथ्स पहले उसको खबर देना चाहिए, कम से कम 2 मंथ्स पहले उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं घर छोड़ने वाला हूं। आप समझ रहे हो सर? अगर 11 मंथ्स पहले छोड़ेगा तो ये जो उसका डिपॉजिट का अमाउंट है ये ले लिया जाएगा। उसका डिपॉजिट, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाना। समझ रहे हो? अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होना। तो सर आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि सर 30,000 रुपया उसका फॉरफिट हो गया। यस, बिकॉज वो एग्रीमेंट पीरियड से पहले छोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस ना? तो क्योंकि वो 11 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले घर छोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली जिन्होंने रेंट दिया था, जो प्रॉपर्टी ओनर है, उनका तो लॉस है, क्योंकि वो उसका एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये तो बिजनेस डील, सिंपल बात है। अब आप बोलोगे सर तो फिर 30,000 ही क्यों? सर बड़ा सिंपल है, न्यू टेनेंट ढूंढने में कम से कम 2 महीना तो लगेगा। अरे एक रीजनेबल बता रहे हैं आपको, बड़े शहर में एक न्यू टेनेंट ढूंढने में कम से कम मैक्सिमम 2 मंथ में, बड़े शहर में जहाँ डिमांड हाई होता है 2 मंथ्स में मिल जाता है। छोटा शहर में और इसका झमेला होता है थोड़ा, ठीक है, तो छोटा शहर में भाड़ा भी कम होता है, सिंपल बात है। लेकिन बड़े शहरों में भाड़ा ज्यादा होता है, न्यू टेनेंट फाइंड करना थोड़ा जल्दी होता है, बट मैक्सिमम 2 महीना टाइम तो दोगे आप कि भाई यहाँ 2 मंथ्स का, तो इसीलिए वो अपना 2 महीने का लॉस जो है वहां से रिकवर कर लेता है। समझ में आया सर? ये वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हेलो, Yes, sir. यस सर। बुझते पारली संपत?
ऐसा है। ठीक है, तो इस तरह का सिंपल लॉजिक लगाना। अब देखो मैंने आप लोगों को होम रेंट के बारे में क्यों बताया, बिकॉज ये एक बेसिक लेवल ऑफ बिजनेस है हमारे सोसाइटी में, है ना। चाहे बड़े शहर हो छोटा शहर हो, आप लोग समझ जाओगे। अब बेल्स ऑफ कॉटन, अब कॉटन का बिजनेस थोड़ी ना सब कोई करता है, तो शायद वो सोच रहा है क्या पता ये एक बेल्स ऑफ कॉटन का क्या दाम है, इससे कितना कपड़ा बन सकता है फैक्ट्री में, वो कपड़ा क्या दाम में मार्केट में बिक सकता है, शायद आपके दिमाग से परे है ना, आउट ऑफ मतलब आपके दिमाग से सर के ऊपर से जा रहा होगा, तो आप इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ये सब बिजनेस के बारे में आपको आइडिया नहीं है ना। तो इसीलिए जो बिजनेस है, जिस तरह का बिजनेस है, जो करते हैं दे नो कि उस बिजनेस में क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, क्या सिचुएशन है, समथिंग। समझ में आ रहा है ना विश्व, ये सभी को पूछ रहा हूँ। संभव सवाल तेरा था। यस सर। ठीक है, तो ये है एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच पे या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो और फाइनल डे मतलब परफॉर्मेंस डे आने से पहले ही आप डैमेज क्लेम करो और बात को खत्म करो, ठीक है, पूरा मैटर को खत्म करो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है सब कुछ एज पर कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। अब जैसे कि ये बता रहा था कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, मतलब जैसे मानो कि जो ए और बी के बीच में चल रहा था, जैसे संपत के मन में सवाल चल रहा था कि सर ए बी को तो डैमेज दे रहा है, लेकिन अगर मानिए कि 10 लाख का डैमेज जो बी क्लेम कर रहा है ये अगर ज्यादा लग रहा है, तो फिर ए को कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे लिखा होता है ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे आपको पता था कि अगर मैं 11 मंथ से पहले घर छोड़ूंगा तो मेरा 2 महीने का रेंट क्या हो जाएगा। 11 मंथ से पहले घर छोड़ोगे तो 2 महीने का रेंट क्या हो जाएगा, है ना, सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपको 30,000 चूभता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि 30,000 आप लॉस नहीं बेयर कर सकते, तो फिर घर भाड़ा ही मत लो, है ना। सिमिलरली अगर ए बी को, हाँ बोल। এটা তো হতে পারে স্যার, ধরুন মানে কিছু ক্যান্সেল করেনি কিন্তু বাই চান্স ধরুন 2-3 দিন দেওয়ার 2-3 দিন আগে জিনিসটা পুড়ে গেল বা কিছু হয়ে গেল, তখন স্যার সেই ক্ষেত্রে दैट्स एक्सीडेंटल केस, ऑब्वियसली उसको भी देखने का তখন सिचुएशन। তখন তো স্যার মানে ওই क्लेमটা করতে তখন তো আবার नहीं একটু नहीं, অন্য हाँ কিছু। हाँ, वो एक्सीडेंटल कॉन्सेप्ट है, उसमें इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, ठीक है। अगर बी ने ए को, इसीलिए तो इंश्योरेंस बिजनेस इतना चलता है। तुम जिस डर के बारे में सोच रहे हो, अच्छा इंश्योरेंस का मैटर है, ठीक है। अगर अब बोले कि इंश्योरेंस भी नहीं था, तब तो बर्बाद सबका, और क्या, ठीक है। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जल गया तब क्या होगा, तब नहीं दे पाएगा, ठीक है, तब ये नहीं दे पाएगा, ठीक है, तब वो बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर वॉइड ऑफ इन दैट, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ तो इन তখন दैट তো केस স্যার তাহলে তখন हाँ তো बोल। স্যার বি যখন ডিল করছে তখন তো যখন সে বি তাহলে ডিল করছে তখন তো স্যার বিরও দেখে নেওয়া উচিত যে ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা, জিনিসটা কোনো অ্যাক্সিডেন্টালি ऑब्वियसली, हाँ যেতে পারে। ऑब्वियसली, हाँ एकदम, उसको बी को भी समझना चाहिए। हाँ ऐसा होता तो है सर, ऐसा होता है। जैसे ट्रांसपोर्टिंग सेगमेंट में एक बड़ा, आप पूछ लिया तो मैं आपको बोलूँगा ही। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना सर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो सामान यहाँ से उधर एक जगह से दूसरा जगह में लिया जाता है, तो कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं जो ट्रांसपोर्ट इंश्योर्ड ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब अगर रास्ते में आपके गुड्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो ट्रांसपोर्ट कंपनी उसको भरपाई करेगा। लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जो मतलब नॉन इंश्योर्ड होते हैं सर, ठीक है, मतलब अगर कुछ डैमेज हो तो जिसका प्रोडक्ट है उसका जाएगा, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन इंश्योर्ड ट्रांसपोर्ट का भाड़ा क्या होगा, বেশি হবে। ज्यादा। Obviously, है ना, इंश्योर्ड ट्रांसपोर्ट का भाड़ा ज्यादा होगा। तो ऐसे रोज रोज थोड़ी एक्सीडेंट होता है, लेकिन फिर भी आपको डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है कि कैसा नहीं है। तो आप देखोगे आप इंश्योर्ड ट्रांसपोर्ट के थ्रू से लेके जाओगे या फिर नॉन इंश्योर्ड में लेके जाओगे, इट्स फुल्ली अप टू यू। ये सब बिजनेस वर्ल्ड है सर, जितना आप लोग धीरे धीरे बिजनेस वर्ल्ड में इंक्लूड हो जाओगे ना, ठीक है, आप समझ जाओगे कि क्या होता है, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलता है। और भी मैं तो कुछ चीज़ें ही बोल पाता हूँ, अब जब आप लोग मार्केट में आओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगा भी, और कुछ नया नया बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। अच्छा, तो सेकेंड पॉइंट क्या है सर, ही मे इलेक्ट नॉट टू रिसाइन बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। यस सर, बिकॉज 14 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर 14 अगस्त के लिए, सॉरी 15 जुलाई को हुआ था स्टार्ट, और 14 अगस्त पे परफॉर्मेंस डे था, लेकिन ब्रीच बीच में किया गया, ठीक है, एटलीस्ट 15 डेज बैक। तो डे क्या था, 30 जुलाई, है ना। तो ये 30 जुलाई के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, मतलब जिसका मेनली प्रॉब्लम था। अब सेकेंड ऑप्शन आपके पास दूसरा है,
ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपके पास दूसरा है, आप 14 अगस्त तक वेट करो, ठीक है, मतलब एक चांस दो उनको कि मैं ठीक है मैं 14 तक वेट करता हूँ, ठीक है, ए को आप बोलो कि मैं 14 तक वेट करता हूँ परफॉर्मेंस डे तक, अगर फिर भी तुम नहीं दे पाते तो उसके बाद ही मैं डैमेज क्लेम करूंगा। मतलब आप समझ रहे हो ना सर कि आप वेट कर रहे हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन होता है सर। He may elect not to resign but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance and then hold the other party responsible for the consequence of non-performance. But in this case, he will keep the contract alive for the benefit of other party as well as his own. मतलब इस केस में वो दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट को जिंदा रखा था, मतलब जिन्होंने बोला था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो उनको भी तो डैमेज होता, ऐसे भी होता, तो वो बोला नहीं नहीं ठीक है मैं 15 दिन देख लेता हूँ, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस है, वेट करने का मौका है तो आप करोगे, अगर मौका नहीं है तो फिर आप बोलोगे नहीं नहीं तब ठीक है छोड़ो, ठीक है। तो एंड द गिल्टी पार्टी, मतलब जो गलती कर रहा है, तो दोनों के लिए फायदा था। If he so decides on reconsideration, may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have to affect the discharging the contract. मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि शायद परफॉर्मेंस हो जाए, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कारनामा, तो काइंड ऑफ दैट he can also take advantage of any supervening impossibility which may have affect the discharging of the contract. तो that kind of कि या तो आप वेट करो, देखो कि भाई अगर बाकी दिनों में अगर उनको मौका मिल जाए, अगर बाई चांस उसको मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद डैमेज क्लेम करेंगे। समझ में आ गया सर एंटीसिपेटेड ब्रीच? अरे यस सर। देयर इज अनदर ब्रीच सर, इसको बोलते हैं सर एक्चुअल ब्रीच। सर एक्चुअल ब्रीच क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ टू एंटीसिपेटेड ब्रीच, इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट, मतलब जिस डेट पे बात होने वाला था उसी दिन एक्चुअली ऐसा हो रहा है। जैसे आप लोग मूवीज में देखते हो ना सर, शेड्यूल डेट में वो दूल्हा दुल्हन कोई ना कोई भाग जाता है, अरे रिमेम्बरिंग पर्पस, यस सर। हाँ, मतलब जिस दिन शादी है, ठीक है, शादी के दिन दूल्हा भाग गया, ठीक है, शादी के दिन दुल्हन भाग गया, ऐसा होता है ना, जैसे मूवी में तो देखते हैं, रियल में भी खबर आता है, ठीक है, शादी में दूल्हा, जरूर आना, हाँ क्या, शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना, ये क्या मूवी है? यस सर, उसमें भाग गई थी। স্যার अच्छा, আইএএস অফিসার হয়ে যাবে তারপরে ছেলেটা, রাজকুমার রাও এর স্যার। वो शादी में जरूर आना मूवी है क्या? হ্যাঁ স্যার, यस মেয়েটা सर। পিসিএস এক্সাম ক্র্যাক করবে বলে अच्छा বেরিয়ে अच्छा, গেছিল, তারপর 5 यस বছর यस, পর আইএএস याद হয়ে आया, গেল। उस मूवी का एक बहुत अच्छा गाना है सर, वो तो बंजा गली बनारस की, यस सर। हाँ हाँ, सर। मैं शाम तलक ढूंढूं तुझको, ऐसा कुछ, हाँ बड़ा अच्छा मुझे याद आ गया सर, याद आ गया, यस। तो तो एग्जैक्टली हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। मेरे को एक और एक मूवी याद आया, शादी के दिन भाग गया, तो ये हैप्पी कॉमेडी भाग में, जाएगी। हैप्पी भाग जाएगी, और एक भी याद है, बहुत सारा है, सोनू की टिट्टू की स्वीटी, ऐसा कुछ एक मूवी है ना, यस सर। हाँ, यस, क्या पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा ही था, सोनू की टिट्टू की कुछ ऐसा, वो भी ऐसा ही कुछ एक कहानी था। ओके देखो, तो मूवीज ऐसे बहुत बहुत हमें काम, मतलब बहुत हेल्प करता है याद रखने के लिए। तो जिस दिन होना था उस दिन बेसिकली हुआ। तो इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल डेट, द पार्टीज टू लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रॉमिसेस, ठीक है, बट व्हेन वन ऑफ द पार्टीज ब्रेक्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, he is said to have committed a breach. In that case, the other party to the contract obtains a right of action against the one who has refused to perform his promise. Actual contract may be committed. क्या क्या हो सकता है actual breach of contract में? देखो सर, at the time when the performance of contract is due, ठीक है, जैसे मानो A agrees to deliver 100 bags of sugar to B, 100 बैग का चीनी देना था B को 1st February 2020 को, on the same day he failed to supply 100 bags of sugar to B. This is actual breach of contract. जिस दिन देना था उस दिन ही बोल रहे कि भाई नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता है ना, जिस दिन देना था उस दिन नहीं दे। जैसे एक मेरे को याद आया, जैसे टेलर जानते हो सर, टेलरिंग बिजनेस में जो लोग होते हैं, मैं देखा था जैसे घर में, जैसे आप लोग मैम को देखा कि कहीं पर किसी जगह में अगर टेलर में कुछ चीज़ें दे के रखता है ना, तो मानो कि किसी के शादी में कुछ पहनना है, ठीक है, घर में किसी का शादी है तो दे के रखा है कि किसी को कुछ सिलवाने दे के रखा है, कुछ साड़ी वगैरह, फॉल्स, पीको, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, माँ लोग देते रहते हैं कि बेटा दे के आना, तो शादी में पहनना है, तेरे मामा का शादी है, समथिंग लाइक दैट। तो टेलर अंकल को जाके देके आया,
ठीक है, और फिर कम से कम 15 डेज पैक देके आया, ठीक है, और टेलर अंकल बोला था ठीक है बेटा 3 दिन बाद आ जाना। तो 3 दिन बाद एक बार उनको लगाया था चक्कर, तो 3 दिन बाद जाके देखा कि क्या अंकल हुआ, ठीक है, तो अंकल बोलते नहीं बेटा 2 दिन बाद संडे को हो जाएगा, अभी थोड़ा लेबर कम है, ठीक है। ऐसा करते करते क्या होता है, ऐसे शादी का दिन आ जाता है ना, ऐसा करते करते शादी या फंक्शन का डेट आ जाता है, तब भी वो टेलर अंकल बोलते हैं अभी दे रहे हैं अभी दे रहे हैं, मतलब जब बारात निकल रहा है ना तब भी बोलता है रुको रुको दे रहे हैं। ऐसा होता है क्या? मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है सर, ठीक यस है। सर। यस सर, ऐसे बहुत होता है, स्पेशली लड़की लोगों का, जो भी औरत या लड़कियों का जो भी चीजें होते हैं ना, माँ बहनों का, उन पे मैं बहुत देखा एक्चुअली। मैं मेरे को भागना पड़ता था, बेटा जाना जाना जाना, देखना देखना वो उसके टेलर पे दिया हुआ है, वो तेरा हम। हाँ सर, यस यस सर। तो मेरे घर के सामने एक अंकल है, हनीफ अंकल बोल के, तो मेरे घर पे जो भी चीजें होती है वो हनीफ अंकल को दिया जाता था। तो मैं हनीफ अंकल को जाके, ऐसे काकू बोलते हैं हम लोग, अंकल तो नहीं बोलते सर, क्या हनीफ काकू हुआ, क्या क्या करते हो? अरे अरे दे रहे दे रहे दे रहे, मेरे बस छोड़ रहा है, मतलब दे रहे हैं, बोले क्या अभी चेक चेक कब करेगा और लेगा कब, मतलब देखने लायक सीन होता है ये सब चीजें। हाँ, तो उस टाइम पे तो गुस्सा होता है लोग पर बाद में याद आने से हंसी आता है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट सर। तो दिस इज अ एक्चुअल ब्रीच, ठीक है। जिस दिन में होना है उस दिन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देना। तो breach has been committed by at a time when the performance becomes due. So during the performance of the contract, actual breach of contract also occurs when during the performance of the contract, one party fails to refuse to perform his obligation under it by express or implied act. दोनों हो सकता है। परफॉर्मेंस जब करना था उस टाइम पे या तो एक्सप्रेसली मतलब चिट्ठी दे दिया, ठीक है, या तो मुंह में बोल दिया, या फिर कुछ ऐसा कर दिया इम्प्लाइड, मतलब ऐसे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है सर। सर दूल्हा दुल्हन दोनों शादी के लिए आना है ना, वन पार्टी, एक पार्टी दूल्हा है दूसरा पार्टी दुल्हन है ना, मतलब एक ब्राइड एक ब्राइड ग्रूम, समझ रहे हो ना सर। तो अगर कोई एक पार्टी आइदर ऑफ एनी ऑफ देम, ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी एक भाग जाता है, वो शायद ना तो चिट्ठी देता है और ना ही मुंह में बोलता है कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन वो भाग जाता है कहीं, ठीक है, शायद शादी करना ही नहीं है, या फिर किसी और को प्यार करते हैं, माँ बाप को बोल नहीं पाया, ठीक है, एंड में सोचा कि मैं ऐसे जिंदगी कैसे भी मतलब बीता पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं भाग जाता हूँ। तो या तो दूल्हा भाग गया या तो दुल्हन भाग गया। आजकल तो दुल्हन नहीं भागता, मैं तो ज्यादा दूल्हा भागते हुए देखता हूँ आजकल, बहुत खबर आता है लड़का भाग गया, ठीक है। तो बात ये है कि ये इम्प्लाइड है, वो भाग गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे पॉसिबल नहीं है ड्यू डेट पे। क्या सर याद रहेगा ये सब एग्जांपल ओनली फॉर रिमेंबरिंग पर्पस। हाँ सर, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। सवाल आता है सर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये तो ब्रीच तो हो जा रहा है, लेकिन रेमेडी तो कुछ बताओ। चलो सर दवा देखते हैं, ठीक है, तबीयत खराब हो गया है अब दवा देते हैं। चलो, तो दवाई में क्या मिलेगा आपको? सर दवाई में आपको, अगर आपके साथ धोखा होता है, आपके साथ गलत होता है, तो आपको क्या मिलेगा? सर जिसके जिसके दिल पे चोट पहुंचता है उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई मलहम नहीं है सर। लेकिन अगर किसी का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम डैमेज है तो उसके लिए दवा है हमारे इस लॉ में, ठीक है। दिल की चोट का कोई लॉ, मतलब वो लॉ स्पिरिचुअल लॉ है और कुछ नहीं है। तो सूट फॉर डैमेजेस, rescission of contract, suit for specific performance, suit for injunction, suit upon quantum merit, ये 5 तरह का दवाई है। सर कौन सा दवाई यूज करेंगे फिर? चलो देखते हैं, सेक्शन में देखते हैं दवाई का सेक्शन क्या बताता है। सर दवाई का सेक्शन 73 है, ठीक है। पहला सेक्शन कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73। सर क्या बताता है? बोलते हैं व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया, द पार्टी हु सफर्स बाय सच अ ब्रीच, मतलब समझ गया ना सर, जिसका लॉस हुआ ब्रीच के कारण, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसने दिल तोड़ा, मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, compensation for any loss or damage caused to him hereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, naturally arise करता है, और which the parties knew when they made the contract. Yes, आप समझ रहे हो ना, कुछ चीजें नेचुरल होते हैं और कुछ चीजें, मतलब सर नेचुरल कैसे पता चलेगा? सर आपको मैं बोला ना, नेचुरल चीजें बाय एक्सपीरियंस पता चलता है, नेचुरल चीजें बाय एक्सपीरियंस पता चलता है, समझ रहे हो ना। और अगर सर बाय एक्सपीरियंस का बात छोड़ो, नेचुरली अगर कुछ लिखा नहीं है तो क्या समझेंगे? तब तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग पार्टीज है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे उनको दोनों को पता था कि क्या होने वाला है अगर कोई तोड़ता है तो टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट, सच कंपनसेशन इज नॉट टू गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस
और डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ द ब्रीच। अब आपको मैं समझाता हूँ आगे कि ये जो कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस, तो कौन किसको कॉम्पेंसेट करेगा सर? जिसने एक्चुअली दिल तोड़ा, ठीक है, जिसने एक्चुअली डील तोड़ा। मतलब यहाँ पर दो बात है सर, एक बार मैं दिल तोड़ने का बात कर रहा हूँ, एक बार मैं डील तोड़ने का बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट DIL दिल, दिस इज DEL डील, ठीक है। तो जो भी हो, तो दिल तोड़ना या डील तोड़ना, बात तो एक ही जगह में जाता है। तो सवाल यही है कि जो दिल तोड़ता है, ठीक है, अब डील है कि दिल है, सेम है, ठीक है। तो जो डील तोड़ता है उनको डैमेज देना पड़ेगा। किसको? जिसका दिल तोड़ा गया है, जिसका डील तोड़ा गया है, एक ही बात है। समझ में आया सर डील और दिल का बात? अरे Yes, sir. Yes, sir. The compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract. When an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, any person injured by the failure to discharge, it is entitled to receive the same compensation from the party in default as if such person had contracted to discharge it and had broken his contract. ठीक है, तो क्या है, क्यों दिल तोड़ा भाई? अच्छा, explanation 73. In estimating the loss or damaging arising from breach of contract, the means which existed of remedy, ठीक है, the inconvenience caused by the non-performance of contract must be taken into account. कि क्या प्रॉब्लम था वो भी देखा जाएगा, बट साथ में देखा जाएगा भी कितना लॉस हो रहा है। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 73, आगे वेट करो सर, केस आएगा, एग्जांपल भी आएगा। The act in section 73 has laid down the rules as to how the amount of compensation is to be determined. अब कैसे compensation का amount determine करोगे? On the breach of contract, the party who suffers from such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him by breach. तो बेसिकली जिसने दिल तोड़ा और जिसका दिल तोड़ा गया, ठीक है। कौन किसको कॉम्पेंसेट करेगा? जिसने दिल तोड़ा, ठीक है। किसको कॉम्पेंसेशन रिसीव होगा? जिसका दिल टूट गया, ठीक है, जिसने दिल तोड़ा, ठीक है, और जिसका दिल तोड़ा गया, ठीक है। तो बेसिकली वो उसको कॉम्पेंसेट करेगा। याद रखने के लिए ये सब एग्जांपल है। आई होप कि आप लोगों को याद रहता है इसमें अच्छे से, जब आप बाद में रिवीजन करोगे ना। सर मेरा साउंड क्लियर है? देखो तो एक बार। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी आ रहा है। कितना, कहाँ से सुनने को नहीं मिल रहा था? सर Last दिल तोड़ा टूटा हुआ। दिल तोड़ा टूटा हुआ अच्छा ठीक है। तो बेसिकली मैं वही बोल रहा था सर, सेक्शन 73 यही बता रहा है आपको कि कौन किसको डैमेज देगा, ठीक है। तो जिसने दिल, मतलब दिल तोड़ा या डील तोड़ा, और जिसका डील तोड़ा गया या जिसका दिल टूट गया, सिंपल बात है। The compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of events. A compensation can also be claimed for any loss or damage which the party knew when they entered, ठीक है, as likely the result from the breach. That is to say, special damage can be claimed only on the previous notice. अगर special damage claim करना है तो previous notice देना है उसके बारे में, but the party suffering from the breach is bound to take reasonable steps to minimize the loss. समझ में आ रहा है सर? जो पार्टी जिसका एक्चुअली लॉस हो रहा है, लॉ कहता है कि आप रीजनेबल स्टेप्स लो। अगर आपको पता चलता है कि आपका लॉस हो, मतलब ब्रीच हो सकता है, तो आपको लॉस को मिनिमाइज करने के बारे में कुछ ना कुछ पहले से ही जुगाड़ लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको, मतलब सिंपल बोले ना सर, बिजनेस बोल रहे ना सर, डील हो या दिल, मैटर दोनों जगह में काम करता है। अगर आपको पता है कि आपका दिल टूट सकता है, इसका अंदाजा पहले से मिल जाता है, पर बंदा ना छोड़े, मतलब वो बोलते हैं नहीं मेरा दिल टूट नहीं सकता, लेकिन आपको पहले से भी इसका ना थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लग गया था कि हो सकता है कि मेरे साथ धोखा हो सकता है। किसका? अरे जो दिल वाले हैं, दिल वाले के साथ धोखा होता है ना, तो उनको पता चलता है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लॉ क्या कहता है बिजनेस के केस में, डील के केस में, कि भाई अगर आपको पहले से पता, थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है ना कि आपका लॉस हो सकता है, ब्रीच हो सकता है, तो आप लॉस को मिनिमाइज करने का पूरा कोशिश करो। ऐसा नहीं कि लॉस हो जाने के बाद आप ऐसे बोलोगे नहीं मुझे तो पता ही था लॉस करेगा और मैं डैमेज क्लेम में पूरा क्लेम करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। आप मतलब मन मर्जी लॉस लगा दोगे और लॉ आपको पूरा का पूरा लॉस ऑपोजिट पार्टी से, मतलब जो बेसिकली आपका डैमेज किया, आपसे पूरा दे देगा। लॉ आपको एक चीज जरूर पूछेगा,
अगर आपको पता ही था कि लॉस हो सकता है तो फिर आपने लॉस को मिनिमाइज करने का कुछ रीजनेबल स्टेप्स क्यों नहीं लिया? समझ में आ रहा है ऐसा? जैसे एक सिंपल बात याद आ गया मुझे, एक सिंपल बात याद आ गया। अगर आपका किसी प्रोडक्ट में इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट या आपके फैक्ट्री में इंश्योरेंस किया हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस क्या हुआ है मतलब अगर आपका प्रोडक्ट या आपका फैक्ट्री में प्रोडक्ट जो भी है अगर वो खराब हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन क्या आप अपने उस प्रोडक्ट में जब लॉस हो रहा था, जब उस पर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो रहा था, ठीक है, आग लग रहा था या फिर बारिश में भीग रहा था, डूब रहा था, कुछ भी, क्या आपने अपना लॉस को मिनिमाइज करने का कोशिश किया? ये इंश्योरेंस कंपनी आपको जरूर पूछेगा। और पूछताछ में ये लोग प्रीमियम लेने के टाइम पे आपसे प्यारा प्यारा बात करता है, लेकिन पैसा जब उसको देना होता है ना तो प्यारा बात नहीं, तब आपको इतना सवाल करता है जैसे मतलब पैसा ताकि मतलब उनको देना ही ना पड़े, ऐसा करते ये लोग। जानते हैं क्या आप लोग, इंश्योरेंस कंपनीज को जो पेमेंट रिलीज करना होता है वो इतना आसानी से आपको पेमेंट रिलीज नहीं करता। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा बहुत बात टाइम लगाता है। बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत वैल्यूएशन करते हैं, तब जाके वो आपका पैसा देता है। आप शायद मन में बोलते हो नहीं मेरा तो प्रीमियम भरा हुआ है, कुछ भी हो जाए, नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं, ट्राई टू पूरा मिनिमाइज नहीं योर लॉस। पूरा तो देगा भी नहीं, पूरा तो देगा भी नहीं, ठीक है, कुछ 75 पे हार्डली 80% तक मिलता है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो आपको देखेगा कि भाई आप जानबूझ के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर जानबूझ के प्रूव हो जाए ना तब तो वो देगा ही नहीं, तब तो देगा ही नहीं। तो जो भी हो, ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल बात है कि मिनिमाइज करने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। नो कंपेंसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। अगर कुछ इनडायरेक्ट रीजन से है, कुछ रिमोट रीजन से है, तो फिर कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। आगे बात करता हूँ सर। रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस। देखो सर कितना तरह का डैमेजेस हो सकता है। रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल इन द इंजर्ड पार्टी, जो बिजनेस वर्ल्ड में देखने को मिलता है। दिस एंटाइटल्स इज द इंजर्ड पार्टी टू रिकवर compensation for the loss suffered by it due to the breach of contract from the party who causes the breach. Section 73 to 75 of the Contract Act incorporate the provisions in this regard. The damage which may be awarded to the injured party may be the following. क्या क्या हो सकता है सर? अरे लंबा लाइन है, थोड़ा देखो। General or ordinary damages, special damages, vindictive or exemplary, nominal damages for deterioration caused by delay, and prefix damages. सर कैसा होता है जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कुछ फेमस केसेस भी है यहाँ पर, चलो देखते हैं। सर ऑर्डिनरी डैमेजेस कैसे होते हैं देखो। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम पार्टी दैट हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली जिसने डील तोड़ा, द कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज हिम देयरबाय which naturally arose in the usual course of thing from such breach, तो business के normal course में आया है, और which the parties know when they made the contract to be likely to result from the breach of it. क्या होगा breach होने से? Such compensation is not be given for any remote or indirect loss or damage sustained by the reasons of the breach. Section 73 of the Contract Act and the rule in Hadley versus Baxendale. इस केस का जो प्रूफ है वो एक्चुअली हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल, हार्डली नहीं सॉरी, हेडली वर्सेस बक्सेंडेल का फैक्ट है, ठीक है। ये हेडली बक्सेंडेल में क्या हुआ था, चलो देखते हैं। फैक्ट कुछ इस तरह का। द क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट क्या होता है जानते हो? बेसिकली मशीन के अंदर होता है, फ्लोर मिल में। पीस फ्लोर मिल हैड ब्रोकन। मैं दिखाता हूं आपको क्रैंकशाफ्ट कैसे होता है। देखा आप लोगों ने कभी क्रैंकशाफ्ट कैसे होता है? ऐसे होता है सर, जिसके ऊपर बेस करके मशीन घूमता है। दिखाई दे रहा है क्या? डिफरेंट काइंड ऑफ होता है सर, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स में लगा हुआ होता है। ये अगर किसी मशीन के अंदर टूट जाता है ना तो मशीन आगे चल नहीं पाता। दिखाई दिया क्या आप लोगों को? इट्स अ क्रैंकशाफ्ट। यस सर। ठीक है, गाड़ी में होता है, मशीन्स में होते हैं। मेरे को इतना इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है, बट जितना अभी लॉ पढ़ते पढ़ते पता चल गया वही हम आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे घूमता है, ये देखो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को घूम रहा है बोल के? यस यस ओके, ठीक है, चलो, अच्छा, गुड विजुअल एक्सपीरियंस। अच्छा,
The crankshaft of P's floor mill had broken. He gives it to D. D को दिया, a common carrier who promised to deliver it to the foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. तो D कौन है? Carrier है, हाँ सर, common carrier who promised to deliver it to foundry in 2 days, 2 दिन में पहुंचाएगा, एंड जहां पर उसका क्या बनेगा? न्यू shaft बनेगा, ठीक है. The mill stopped working. स्वाभाविक बात है सर, कभी भी किसी फ्लोर मिल का shaft अगर crankshaft अगर खराब हो जाता है ना तो मिल बंद पड़ा रहता है जब तक न्यू shaft ना आ जाता. सिंपल बात है, बिकॉज ये जो पिसाई करता है फ्लोर मिल में क्या होता है, आटा पीसा जाता है, चावल पीसा जाता है, जानते हो ना, गेहूं पीसा जाता है, सॉरी मैं आटा पीसा बोल दिया, ठीक है गेहूं पीसा जाता है, गेहूं, चावल, तेल, ठीक है, ये सब चीजें पीस के निकाला जाता है, ठीक है, तेल मिल में तेल का बीज डाल के, ठीक है, वहां से तेल निकाला जाता है, इस तरह का होता है. तो जब तक न्यू शाफ्ट नहीं आ जाता तब तक मिल बंद रहता है सर. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. अगर किसी का मतलब जैसे मेरे को इस नॉलेज के बारे में इसलिए आइडिया है, जो आप लोग जानते हो मैम के जो मतलब फैमिली बिजनेस है सर, मैम की फैमिली में उनका दादाजी के लेके उनके पापा तक उनका फ्लोर मिल का ही बिजनेस है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया है. मैम को तो बहुत अच्छे से आइडिया है सर कैसे मिल चलता है, ठीक है, मिल कितना तरह का मिल हो सकता है, मोटा मोटी एक आइडिया है फ्लोर मिल के केस में. मेरे को बचपन से आवाज़ सुनाई दिया, क्योंकि बचपन से आदत है, चाइल्डहुड से सर, क्योंकि मैम चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा और बाद में लाइफ पार्टनर भी बन गया, तो इसलिए थोड़ा आइडिया बन गया सर. तो सवाल क्या है? सवाल ये है सर कि ये हैडली वैक्सीनडेल का फैक्ट्स में आप देखो, crankshaft of Please Formal had broken. He gives it to D, common carrier who promised to deliver it to foundry in 2 days, where the new shaft was to be made. The mill stopped working. एक्चुअली मैंने देखा बहुत, इसीलिए भी बहुत हो, क्योंकि मैम के घर में जैसे जो मैम के पापा है तो उनको ऐसे देखते थे कि जब भी खराब हो जाता ना चिंता में पड़ जाता था कि अब क्या होगा क्या होगा. तो आसपास में जो टाउन है वहाँ पर जो जहाँ पर मिस्त्री मिलता है या उनके पास लेके जाओ या तो मिस्त्री को बुला के लेके आओ, तब जाके वो ठीक होगा, तभी जाके लोगों का दिखेगा. जैसे बचपन में देखता था गाँव साइड में वो बैलगाड़ी होता है ना सर, बैलगाड़ी का लाइन लगा रहता था, तो मैं जितना देखा उससे पहले मतलब कम से कम 1.5-2 किलोमीटर तक मैं बैलगाड़ी का लाइन देखता था. आजकल बैलगाड़ी नहीं है, आजकल सब ट्रक वगैरह छोटा मोटा आता है, लेकिन आजकल मिल्स भी बहुत हो गया है. एक जमाने में उन लोगों का मोनोपोली हुआ करता था. तो द मिल स्टॉप्ड वर्किंग. D delayed the delivery of the crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. The mill stopped working. D क्या कर रहा है? डिले कर रहा है the delivery of the crankshaft, so the mill remained. तो इसमें क्या हो गया? मिल जो है 5 दिन बंद पड़ गया. He received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. Okay, 7 दिन बाद. Consequently, P sued D for damages. P क्या कर रहा है? D को डैमेज दे रहा है. P sued D for damages not only for the delay in the delivering the broken crankshaft, ठीक है, but also for loss of profit suffered by the mill for not having been worked. The count held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for the loss of profit, because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill and it was not made known to them that the delay would result in a loss of profit. बात समझ में आया सर? पूरा खेल कुछ समझ में आया? ये हैडली और वैक्सेंडेल का केस बड़ा सिंपल है सर, कि पी जो है जो फ्लोर का मालिक है फ्लोर मिल का, और डी जो है जो कॉमन कैरियर है लेके गया था उसको ठीक करके लेके आने के लिए. तो कितना दिन का बात हुआ था सर? 2 दिन का. डिले कितना कर दिया? 5 दिन. तो ओवरऑल मिल कितना दिन बंद पड़ गया? 7 days. 5 दिन. टोटल 7 दिन है ना. मिल बंद पड़ा 7 दिन. बात हुआ था 2 दिन का. 2 दिन नॉर्मल था बट 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ. तो पी जो बोल रहा है कि तुम्हारे लिए मेरा मिल 7 दिन बंद पड़ा, तो 7 दिन बंद होने के कारण मेरे को जो लॉस हुआ है वो लॉस भी मैं तुमसे लेके छोड़ूंगा. लेकिन कोर्ट कहता है ये जो स्पेशल लॉस आप मांग रहे हो ना, ये आप नहीं मांग सकते. यस, 2 की जगह 5 दिन हुआ है, वो क्रैंकशैफ्ट का जो वैल्यूएशन के हिसाब से उसका जो देरी हुआ है उसका ऑर्डिनरी लॉस आप मांग सकते हो. ऑर्डिनरी लॉस आपको कंपेंसेट किया जा सकता है. बट क्योंकि जो डी है इनको सिर्फ बोला गया था कि क्रैंकशैफ्ट टूट गया है, आप इसको ठीक करके लाओ, उसने 2 दिन की जगह 5 दिन और एक्स्ट्रा लिया. आप ऑर्डिनरी लॉस लगा सकते हो कि भाई मेरा 2 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा लगा, तुमको मेरे को पेमेंट करना होगा, लॉस डैमेज देना होगा. लेकिन पी ने ये नहीं बोला था डी को
कि अगर मेरा मशीन 7 दिन चुपचाप रहेगा तो फिर उसके लिए भी मैं तुमसे लॉस लूंगा जितना दिन तुम डिले सर अगर करोगे। बता देते तो अगर बता देते तो फिर डी सोचता ना कि वो लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, यस है ना। अगर उसके बाद भी लेके जाता तो फिर लॉस देना पड़ता, है ना। क्या रे, कि तुम अगर देरी करके Yes, दोगे तो मेरे बिजनेस का लॉस भी तुम्हें देना पड़ेगा जितना दिन मेरा बिजनेस बंद पड़ा रहेगा। सिंपल लॉजिक है ना। यस सर। तो लॉ बड़ा लॉजिकल है सर, ये तो आप लोग जानते हो। लॉ लॉजिक से ही बात करेगा ना लॉ, तभी तो लॉ है। नियम, नियम अगर इलॉजिकल हो जाए तो फिर नियम का क्या मतलब। कई बार नियम बनता है समाज में, बट कुछ नियम का लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये सब मॉडर्न लॉ है बिजनेस लेवल का, कुछ लॉ पुराने हैं। तो समय के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें चेंज होते हैं, समय के साथ साथ बहुत सारे चीज़ें समय बदलते हैं। और जो आज से 100 साल पहले एप्लीकेबल हुआ करता था शायद 100 साल बाद वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, सिचुएशन बदल जाते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि पुराना 100 साल पहले वो बोला हुआ था, 1000 साल पहले कुछ और बोला हुआ था, तो आप अभी भी वही फॉलो करोगे। इट्स डिपेंड, समय के साथ सिचुएशन के साथ अपने आप को बदलते चलो, जो भी ज़रूरत है लॉजिक देखो क्या बात है समझो। ओके, तो ये था बेसिकली हेडली और बैक्सेंडेल का केस का कहानी। ठीक है, तो कोर्ट ने बता दिया कि भाई आप ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट आप वो जो स्पेशल क्लेम कर रहे हो ना, प्रॉफिट आपका लॉस हो गया है बिजनेस में, वो आप नहीं क्लेम कर सकते। A agrees to sell B bags of rice at ₹5,000 per bag. A एग्री किया था B को कि मैं तुम्हें चावल 5,000 पर बैग का दूंगा, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months, आज नहीं 2 महीने बाद मैं डिलीवरी दूंगा। ऑन द डे ऑफ डिलीवरी द प्राइस ऑफ राइस गोज टू 5,500 पर बैग। बट जिस दिन डिलीवरी 2 महीने बाद दे रहा है तो पर बैग राइस का दाम हो गया 5,500। अब ए के मन में क्या चल रहा है सर, अरे डिलीवरी देने के दिन ए के मन में क्या चल रहा है, मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, बिकॉज मार्केट में उसको ज्यादा मिल रहा है ना। तो द प्राइस ऑफ राइस गोज अप टू 5,500 पर बैग। ये रिफ्यूज टू डिलीवर द बैग्स टू बी। अब ये बोल रहे कि नहीं नहीं मैं तुम्हें चावल नहीं दूंगा। बी कैन क्लेम फ्रॉम ए ₹500 एज ऑर्डिनरी डैमेजेस अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच। ठीक है, अब इसमें बी कितना क्लेम कर सकते हैं अगर ए नहीं देता है तो? चुपचाप 500 टका क्लेम कर देगा 500। एकदम। ठीक है, चुपचाप 500 क्लेम कर लेगा बी। ठीक है, क्योंकि ए को चुपचाप दे देना चाहिए था, 5,000 में ही दे देना चाहिए था, क्योंकि पुराना डील था, 2 months बैक आपने डील किया था। अब ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद तुम्हारा डील मतलब मार्केट में कुछ और दाम मिल रहा है तो आप उस दाम में जाओगे। डील तो फिर क्या किए थे उस टाइम पे? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ मार्केट में स्पेशलिटी नहीं दिखाता इसलिए डील कर लिए थे ना। वही जुबान पक्का होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी आपका प्रॉफिट था तभी तो आपने डील किया था। लेकिन अचानक किसी कारण से मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो गया, मार्केट में डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हो गया, तो अचानक से दाम बढ़ गया। तो दाम बढ़ गया तो आप अभी लट्टू हो रहे हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करोगे तो सिंपल बात है भाई जो 500 प्रॉफिट का सोच रहे हो वही 500 तुम्हारा डैमेज हो जाएगा। कैसा? तो ये था, ये क्या था सर? इज दिस ऑर्डिनरी डैमेजेस? यस, दिस इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल के केस से ही समझ में आ रहा है। हेडली, हेडली का नाम से ना मेरे को ना वो बचपन में कैम्बिस खेलते थे ना क्रिकेट में, उसमें एक बॉल आता है हेडली। स्पेशल डैमेजेस देखो सर, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग जरूर जानते होंगे हेडली बॉल के बारे में। स्पेशल डैमेज, where a party to a contract receive a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for the special damage। जैसे कि he delivered a machine to B, a common carrier, to be conveyed to A's mill without delay. A also informed B that his mill was stopped for want of the machine. B unreasonably delayed the delivery of the machine and in the consequence he lost a profitable contract with the government. In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of government contract as A's contract with the government was not brought to the notice of the B. Another case sir, देखो वही हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल का ही केस है, हेडली वर्सेस बक्सेंडेल का ही केस है।
बट यहाँ पर बात स्पेशल डैमेजेस का हो रहा है, ध्यान से सुनना बात सर। ए और बी में सेम टू सेम क्रैंकसेप खराब हो गया, कॉमन कैरियर है वो लेके गया एज मील विदाउट डिले। क्या बोला सर? टू बी कन्वेड टू एज मील, एज मील को बोला गया ए डिलीवर्ड द मशीन टू बी एंड कॉमन कैरियर टू कन्वे टू एज मील विदाउट डिले। ए ऑल्सो इन्फॉर्म बी दैट हिज मील वाज स्टॉप फॉर वांट ऑफ द मशीन। ये भी बोला गया था भाई अगर तुम जब देरी करोगे तो मेरा मशीन बंद पड़ जाएगा। लेकिन बी जानबूझ के अनरीजनेबली, जानबूझ के ना, अनरीजनेबली जब देरी करता है कोई तो क्या है, वो जानबूझ के डिलेड द डिलीवरी ऑफ द मशीन एंड इन कॉन्सिक्वेंस ए का क्या हो गया सर? लॉस हो गया गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉस हुआ क्या इसको बी को भरपाई करना चाहिए? अरे ए का जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लॉस हो गया, क्या ये बी को भरपाई करना चाहिए कि जो लॉस होगा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से? नो सर, क्योंकि बोला नहीं था। पहला बात है सर, ये जो बात है ना सर, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बी को थोड़ी पता था। मील बंद हो जाएगा इसके बारे में बी को पता था। तो सर क्या बी क्लेम कर सकता है मील बंद होने का जो लॉस है? यस कर सकता है, स्पेशल डैमेजेस है। ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम बी बाय वे ऑफ कंपेंसेशन द एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितना दिन वो उसका फ्लोर मिल बंद रहा, उस फ्लोर मिल बंद रहने में जो एवरेज प्रॉफिट वो कमाता, ठीक है, हर मिल का एक एवरेज बिजनेस प्रॉफिट होता है सर, हर बिजनेस का, तो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो स्पेशल गवर्नमेंट के साथ बना था ना सर, इसके बारे में थोड़ी ना उसको पता था, अगर पहले बोलता तो होता, ठीक है। तो जितना दिन वो बंद रहेगा उस दिन में जितना उसका एवरेज प्रॉफिट वो मिस करेगा वो लॉस वो देना पड़ेगा बी को। किसको? ए को। बट ही कैनॉट रिकवर द लॉस सस्टेन ड्यू टू द लॉस ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एज एज कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट वाज नॉट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ बी। क्लियर सर? बोलो सर बोलो। यस सर। यस यस सर। Vindictive or exemplary damage, ये क्या है सर? These damages may be awarded only in two cases: for breach of promise to marry because it causes injury to his or her feelings। अरे बाप रे, समझ रहे हैं सर? आप बोल रहे थे सर दिल का कोई दवा नहीं यहाँ पर तो दे रहा है, लेकिन सिर्फ दिल का दवा सच में नहीं होता। कितना भी पैसा दे दो दिल का दवा बन सकता है क्या? दिल तो सर दिल से ही मानता है, दिल को कभी भी आप किसी भी और चीज़ से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, जो भी हो। लेकिन ये विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस जब किसी के दिल पे चोट पहुंचते हैं तब दिया जाता है, समझ रहे? जैसे मैरी के केस में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉ बता रहा है आपको, ठीक है। तो फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स, एंड फॉर wrongful dishonor by a banker's officer customer's check because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of check is so heavy that it caused loss to credit and reputation to him. A businessman whose credit has suffered will get exemplary damages even if he has sustained no pecuniary loss, but a non-trader cannot get heavy damages in the like circumstances unless the damage are alleged and proved as special damages. Gibbons versus Westminster Bank में ये हुआ था। क्या होता है सर, ये वाला केस देखो, बैंक ना कई बार, सपोज मानो कि आप एक बड़ा बिजनेसमैन हो, इज्जतदार बिजनेसमैन, ठीक है, आप एक इज्जतदार क्या हो सर, बिजनेसमैन। आप बैंक के थ्रू से काम करते हो, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू से चेक जाते हैं आपके कस्टमर के पास, आपके क्लाइंट के पास, ठीक है। तो क्या हो गया सर, बिजनेसमैन का, इस पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो है सर, उस बिजनेसमैन का चेक डिसऑनर हो गया। किसके गलती से? बिजनेसमैन का चेक डिसऑनर हो गया, किसके गलती से? देखो ना बंदा कैसे मुंह झुला के बैठा हुआ है, बैंक की गलती से, बैंक की गलती से, ठीक है। क्योंकि बैंक ने एक टाइकून का, बिजनेस टाइकून, इस टाइकून का बैंक चेक को डिसऑनर कर दिया, हाँ, किसी टेक्निकल कारण से हो गया। लेकिन सोसाइटी में खबर क्या पहुंचा, इनका करोड़ों का चेक क्या हो गया, करोड़ों का चेक क्या हो गया सर, डिसऑनर। वेरी गुड सर, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो पढ़े ही हो, है ना, या फिर हम ऐसे इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बाउंस हो गया। क्या बोलते हैं? चेक बाउंस, चेक बाउंस बोलते हैं ना सर। तो अगर कभी ऐसे टॉप लेवल बिजनेस का चेक बाउंस हो जाता है तो मार्केट में ना रे 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 करके लोगों के पास खबर पहुंच जाता है। आजकल बैंक बड़ा सिंपल सीधा साधा हो गया सर, बैंक ना खबर दे देता है कि सर टेक्निकल इश्यूज हो रहा है, ये क्या आपके अकाउंट में पैसा है, समथिंग लाइक दैट। तो दे कॉन्टेक्ट विद दी
कस्टमर। बट पहले के ज़माने में ना इतना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं होता था, और ऐसे खबर अगर कभी भी होता था ना तो खबर फैल जाता था, तो उसके बाद उस बिजनेसमैन का ना इज्जत का फालूदा बन जाता था, समझ रहे हो ना। तो क्योंकि इज्जत का फालूदा बनने से क्या होता है, फिर मार्केट में उनका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, जो आज के डेट में आप लोग जानते हो, सिविल जैसे होता है ना, सिविल जानते हो ना सर आप लोग। अगर आपके बारे में अगर आप टाइम पे जिसके ऊपर लोन, लोन मिलता है। हाँ इसके ऊपर पर्सनल लोन मिलता है सर। अगर आप टाइम पे लोन पे करते हो ना, ठीक है, सब चीज़ टाइम पे करोगे, कभी लोन फेलियर मत करना, बिकॉज अगर आप लोन फेलियरिटी बढ़ाते जाओगे तो आपका सिविल क्या हो जाएगा, अगर आप लोन में फेलियर हो गिर जाएगा। जाओगे आपका सिविल गिर डिक्रीज जाएगा होते सर। जाएगा यस सर, आपका सिविल गिरता जाएगा। 950 का स्कोर होना, এমনি নর্মালি 950 থাকতে হয় তো স্কোরটা। 950 नहीं 950 बहुत मैक्सिमम बता रहे तो, ठीक है, 950 इज मैक्सिमम, 300 से 950 तक होता है। उसमें सिविल स्कोर स्टैंडर्ड माना जाता है सर 750 800। কত? हाँ 700 750 कैसे बोला ना सर? 300 से 900 तक होता है, सॉरी सर 950 बोल दिया मैंने, ठीक है। अगर आपका ये देखो सर 750 से 900 तक है, 750 एक्चुअली, 750 to 900 इज एक्सेलेंट स्कोर, 650 to 750 इज गुड, ठीक है। जब किसी का कोई मार्केट में स्टार्टिंग करता है ना, कोई जिसको कोई इससे पहले लोन नहीं था, तो उसको 650 से 750 ही मिलता है। 550 से 650 एवरेज है, मतलब आपका कुछ परफॉर्मेंस खराब हुआ है, और जिसका स्कोर 300 से 550 के अंदर होता है उसका वेरी पुअर परफॉर्मेंस है, मतलब उसका बहुत लोन इंटरेस्ट अमाउंट या लोन का इंस्टॉलमेंट उसने फेलियर किया, तभी ऐसा हालत बन रहा है, समझ रहे हो सर। तो हमेशा अपने सिविल के बारे में कंसियस रहना सर, ठीक है, सिविल को कभी खराब मत करना। सिविल गिरने से ऐसे आप सोचो कि मैं स्टेट बैंक में लोन लिया, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं अपने आप को, ज़्यादा अपने आप को ना सियाना समझता है। कैसे सियाना होता है कि मानो वो स्टेट बैंक से लोन लिया और फिर स्टेट बैंक में लोन का टाइम पे पेमेंट नहीं किया, फिर वो सोचा कि ये अकाउंट बंद कर देंगे, मैं अभी HDFC में जाऊँगा। बट आजकल कोर बैंकिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर सिस्टम के कारण हर क्लाइंट का डेटाबेस सभी बैंक के पास है थ्रू RBI, तो आप छुपने का कोई जगह नहीं है। अब एक बैंक के साथ फेलियर करते हो तो पूरा बैंकिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि आपका क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो आगे कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा, सिंपल बात है, ना तो बैंक देगा, ना ही कोई फाइनेंशियल कंपनी देगा, NBFC जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई नहीं देगा सर। तो सिंपल सा बात है सर। तो ये से अगर किसी बिजनेसमैन के साथ होता है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग फॉर दैट बिजनेसमैन, उनका लोन अटक जाता है, ठीक है। तो इसके केस में तो ये वेस्टमिनिस्टर बैंक इज़ अ वेरी फेमस बैंक इन लंदन सर। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज की ब्रिज भी है सर लंदन में, जानते हो आप लोग, इसके ऊपर बहुत सारे कहानी, पोइट्री, प्रोज बहुत सारा होता है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के ऊपर, सुने हो आप लोग सर। जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश के किताब वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है, हॉलीवुड वाले, ऐसे होता है सर कुछ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। यस सर, कुछ हॉलीवुड वाले मूवीज़ वाले भी होते हैं। मैं उतना हॉलीवुड फ्रेंडली नहीं हूँ, बट हाँ अच्छा मूवी होता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ। अच्छा देखो सर, तो वेस्टमिनिस्टर बैंक वर्सेस गिबॉन्स का केस है, तो ऐसे केसेस में विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिया जाता है, बिकॉज इज्जत का बात है सर, फीलिंग्स को लेके खिलवाड़ हो गया। नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है सर, नॉमिनल डैमेजेस, अब किसका रेस्पेक्ट का क्या वैल्यू है वो डिपेंड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। Nominal damages are awarded where the plaintiff has proved that there has been a breach of contract but he has not in the fact suffered any real damage, ठीक है, मतलब डैमेज एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है, जिसका डील तोड़ा गया, मतलब जिसका डील तोड़ा गया ब्रीच हुआ है, ठीक है। सपोज विश्वजीत के साथ किसका डील करें, विश्वजीत और चलो स्नेहिस, ठीक है, विश्वजीत के साथ स्नेहिस का डील हुआ था, कुछ बिजनेस डील, लेकिन विश्वजीत ने ब्रीच कर दिया, ठीक है। किसके साथ ब्रीच किया, डील किसके साथ तोड़ा, स्नेहिस के साथ, तो लॉस किसका होना चाहिए सर, स्नेह का। स्नेहिस का, है ना। लेकिन ब्रीच तो हुआ, विश्वजीत ने ब्रीच किया, बट स्नेहिस का कुछ रियल लॉस नहीं हुआ, तो फिर क्या डैमेज क्लेम करेगा स्नेहिस विश्वजीत से। तो उसमें क्या होता है, एक नॉमिनल डैमेजेस का कॉन्सेप्ट है, इट इज अवॉर्डेड जस्ट टू एस्टेब्लिश द राइट टू डिक्री ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट अ प्रूफ कि हाँ ब्रीच हुआ है। द अमाउंट में बी ₹1 और इवन 10 पैसा, 1 टका या 10 पैसा भी हो सकता है, कुछ समझ में आया सर। बिकॉज इस केस में कोई रियल डैमेज लॉस हुआ ही नहीं इसने इसको, ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन विश्वजीत ने ब्रीच किया। अगर लॉस नहीं होगा तो फिर किस बात का डैमेज क्लेम भाई, मजाक चल रहा है क्या।
damages for deterioration caused by delay. In the case deterioration caused to goods by delay, damages can be recovered from carrier even without notice. The word deterioration not only implies physical damages to the goods but it also may loss of special opportunity for sale. Yes, जैसे मानो कि किसी ने किसी को गुड्स का ऑर्डर दिया, ठीक है, जैसे मानो बिजनेस के केस में ऐसा होता है, जैसे आपका जहाज में सामान आ रहा है सर शिप के थ्रू से, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि आएगा आएगा, आप शिप डिले कर रहा है किसी कारण से, तो डिटोरिएशन कॉज टू गुड्स बाय डिले, ठीक है, ऐसे इंश्योरेंस वगैरह को होता है तो अलग बात, बट फिर भी डिटोरिएशन अगर किसी कारण से होता है कि अगर आपको टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिलता तो आपका भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो इन दैट केस डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले काम करता है, ठीक है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही समझ में, मतलब पहले से ही बताया जाता है. एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ प्रीफिक्स्ड डैमेजेस. व्हाट इज दिस सर? Sometimes parties to a contract stipulate at the time of its formation that on a breach of contract by any of them, a certain amount will be payable as damage. It may amount to either liquidated damages, a reasonable estimate of the likely loss in case of breach, or a penalty that is an amount arbitrarily fixed as the damages payable. मतलब law decide करेगा क्या penalty होगा, something like that. Section 74 provides that if a sum is named in a contract as the amount to be paid in case of breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at a fault reasonable compensation not exceeding the amount so named. मतलब जो contract में पहले से ही बोला हुआ था उससे ज़्यादा claim नहीं कर सकता, ठीक है, simple है. जैसे if the penalty provided by the contract is 1 lakh and the actual loss of because of breach is 70,000, तो कितना मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट में बोला हुआ है 1 लाख लेकिन रियल में हुआ है 70,000, तो कितना मिलेगा? 70,000 70,000 मिलेगा. लॉजिकल रहना है. द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड नॉट द अमाउंट स्टिपुलेटेड. हाँ, जितना एक्चुअल हुआ है ऐसा, मतलब आप बोलोगे नहीं लिखा तो 1 लाख का था, अरे लिखा जो भी हो आपका लॉस 70,000 का हुआ है ना, तो चुपचाप कवरेज. हाँ वो कवरेज. वेरी गुड सर, वेरी गुड, यू आर राइट सर, एकदम इंश्योरेंस वाला बात कर दिया. बट इफ द लॉस इज से 1,50,000, लॉस हुआ है 1.5 लाख का बट लिखा हुआ है 1 लाख का, तो कितना लोगे? 1 लाख 1 लाख पूरा कवरेज ही मिलेगा आपको, ठीक है. एक्स प्रॉमिस्ड वाई अ प्रीस्ट टू पे ₹10,000 एज चैरिटी. एक्स बोलता है, प्रॉमिस कर रहा है प्रीस्ट को कि हम देंगे 10,000 रुपये चैरिटी में. द प्रीस्ट ऑन एक्स प्रॉमिस इनकर्ड सर्टेन लायबिलिटीज towards the repairing of the temple to the extent of ₹7,500. ठीक है. Why? The priest can recover from X ₹7,500. ठीक है, मतलब 10,000 वो बोला कि देगा, प्रॉमिस किया, उसके भरोसे में प्रीस्ट ने मंदिर में 7,500 का खर्चा कर दिया, तो क्या 7,500 लेगा प्रीस्ट या 10,000 क्लेम करेगा? 7,500 7,500. ठीक है. पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में सेक्शन 74 ने कुछ कह के रखा. द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. इन सच केसेस द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द कोर्ट्स विल एक्सेप्ट द फिगर्स एज द मेजर ऑफ डैमेज. इंग्लिश लॉ, मतलब इंग्लैंड का जो लॉ है जिससे हमारा लॉ काफी प्रभावित है सर. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम्स ऑफ फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में इंटरप्रेटेड आइदर एज लिक्विडेटेड डैमेजेस और एज पेनल्टी. ठीक है. If the sum fixed in the contract represents a genuine estimate by the parties of the loss which would be caused by a future breach of contract, it is liquidated damages. अगर पहले से लिखा हुआ है तो liquidated damage. It is an assessment of amount which is in the opinion of the parties will compensate for breach. Such clause is effective and the amount is recoverable. But where sum fixed in contract is unreasonable, contract में कई बार unreasonable बात भी लिखा हो सकता है ना, and used to force the other party to perform the contract, it is a penalty. Such a clause of disregarded and the injured party cannot recover more than the actual loss. So in that case जो recover party है वो actual loss से ज़्यादा recover नहीं कर सकता. But Indian law इसके बारे में क्या बोलता है देखो, ये English law था. Indian law makes no distinction between penalty and liquidated damages. दोनों में फर्क नहीं करता. The courts in India award only a reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract. Section 74 of the Contract Act lays down if the parties have fixed what the damages will be, the court will never allow more. अगर पार्टी डिसाइड कर लिया 1 लाख तो उससे ज्यादा कोर्ट बात नहीं करेगा. बट द कोर्ट में अलाउ लेस, उससे कम कर सकता है. A decree is so be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named by the parties. पार्टीज ने जो डिसाइड किया उससे ऊपर नहीं जाता, रीजनेबल कंपेंसेशन के ऊपर ही बात करता है. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. इसके ऊपर कुछ exceptional points भी हैं, देखो सर. Any person gives any bond to the central or state government
for the performance of any public duty or act in which the public are interested. On breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole or sum mentioned therein. A contract with B that if a part practices as a surgeon in Kolkata, he will pay 50,000. A practices as a surgeon at Kolkata and B is entitled such compensation not exceeding 50,000. 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा, as court consider reasonable, because 50,000 court consider reasonable consider करेगा. A borrows 10,000 from B and gives him a bond for rupees 20,000 payable by 5 yearly installment of rupees 4,000 with a stipulation that in default of payment the whole shall become due. This is a stipulation by way of penalty. बात समझ में आया सर? A ने 10,000 रुपया बोरो किया B से and gives him a bond of rupees 20,000 और बदले में उसको 20,000 का बॉन्ड दिया, जिसको पेमेंट कैसे करेगा? by 5 yearly installment, 5 yearly installment होगा 4,000 करके with a stipulation that, और साथ में ये भी बोला अगर ये 4,000 करके देने में गलती कर दिया द होल सेल बिकम ड्यू, तब पूरा का पूरा अमाउंट फिर से ड्यू हो जाएगा. ये पेनल्टी में बोला हुआ है. दिस इज अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी. ये पेनल्टी का एक स्टिपुलेशन है, मतलब एक रोक लगा के रखा. 10,000 के बदले 20,000, वो भी हर साल 5-5 कर 4-4 करके 5 साल. अगर एक ड्यू फेलियर होगा तो फिर पूरा अमाउंट फिर से ड्यू हो जाएगा. लगा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट है. A undertake to repay a loan of rupees 10,000 by 5 equal monthly installment with the stipulation that in default of payment of any installments, the whole shall become due. The stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to the terms. Yes, ऐसा हो सकता है. कौन रोकता है? समझ में आ रहा है ऐसा? तो यहाँ पर पूरा थोड़ा सा बोला हुआ है सर, डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. तो जस्ट एक बार गो थ्रू करना, मैं ऑलरेडी बात तब से करके आ रहा हूँ, ठीक है. एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट सर, क्वांटम मेरिट. इसमें एक्चुअली क्वांटम डिसाइड किया जाता है. इसमें एक्चुअली क्वांटम डिसाइड किया जाता है. जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू से आपको बता सकता हूं थोड़ा सा. X wrongly revoked Y, his agent, before Y could complete his duties held. Y could recover as quantum merit for the work he had done and the expenses he had incurred in the course of his duties as an agent. ठीक है. या फिर अब ये वाला एग्जांपल देखो. A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of 1,000 per bale. The cotton bales were to be delivered in 2 installments of 50 each. A delivered the first installment but failed to supply the second. B must pay for 50 bags. उसको 50 बैग का पैसा देना पड़ेगा. तो मतलब क्वांटम मेरिट क्या होता है सर? एक्चुअली जितना क्वांटिटी में डैमेज होगा उसी का आपको देना पड़ेगा, ना कि पूरा. ठीक है. जस्ट लाइक देखो अभी एग्जाम्पल तो मैंने आपको रीड किया. Where one person has rendered service to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay, quantum merit, that is as much as the party doing the service has deserved. मतलब जितना वो देगा उतना तो वो डिजर्व करता है. It covers a case where the party injured by the breach at a time of breach done but not all the work which he is bound to do under the contract. जितना का एक्चुअली ब्रीच हुआ है उतना ही वो पेमेंट करेगा, पूरा का नहीं, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. एंड सिक्स टू कंपेंसेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हिज डॉक्ट्रिन. टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड. इट इज ओनली अवेलेबल इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज्ड एंड द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट. ये क्लेम कौन रहेगा? जिसका डिफॉल्ट नहीं हुआ है वो यही बात कर सकता है. द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट. तो केस कैसा है वही मैं आपको समझा रहा था. The object of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or person for value of work which he has done. Damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory. It is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate. Where a person orders only 12 bottles of whiskey from a wine merchant but also receives 12 bottles of brandy and the purchaser accepts them, the purchaser must pay the reasonable price for the brandy. बात समझ में आ रहा है सर? किसी ने 12 बॉटल का व्हिस्की ऑर्डर किया था, ठीक है, 12 बॉटल का व्हिस्की ऑर्डर किया था फ्रॉम ए मर्चेंट, बट ऑल्सो उसके साथ साथ उसने ना 2 बॉटल ब्रांडी भी रिसीव कर लिया और जिसने रिसीव किया उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया. तो सिंपल बात है, ये 2 बॉटल ब्रांडी का दाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्या रे, क्या बोलते हो? यस सर ब्रांडी माने की? अरे ये सब अल्कोहल है ना, हम लोग नहीं जानते. सर व्हिस्की तो अल्कोहल. हाँ, व्हिस्की भी अल्कोहल, ब्रांडी भी ऐसे ही अल्कोहल में आता है. मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है बट मैं ब्रांडी के बारे में बचपन से. डॉक्टरদের কাছে থাকে স্যার এগুলো. अच्छा, हो सकता है, मेरे इतना नॉलेज नहीं है सर अल्कोहल के बारे में.
पर फिर भी इतना मैं जानता हूँ कि ब्रांडी, विस्की ये सब अल्कोहल में आता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सर, अगर आपने 12 बॉटल विस्की के साथ 2 बॉटल्स ब्रांडी भी रिसीव कर लिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर ऐसा नाम होता है ना, क्या बोलते हैं सब, ऑफिसर चॉइस, क्या क्या सब आजकल मार्केट में ऐड देता है, ठीक है, तो सबको नॉलेज आ जाता है। जो भी हो, मेरे को तो नॉलेज नहीं है क्या वोडका वोडका क्या सब बोलता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि 12 बॉटल विस्की के साथ अगर आपने 2 बॉटल ब्रांडी ले लिया तो दे दो भाई ब्रांडी का पैसा। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं, मैंने तो बोला नहीं था, तो फिर एक्सेप्ट क्यों किए, मतलब ऐसा होता है ना, अरे रख लेते हैं ना, ठीक है। तो क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये वाला एग्जाम्पल आपको बड़ा सिंपल बता रहा है। एग्रीज टू डिलीवर 100 बिल्स ऑफ कॉटन टू बी एट अ प्राइस ऑफ 1000 पर बिल। द कॉटन बिल्स वर टू बी डिलीवर्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है 50 ईच करके, 100 बिल्स को 2-2 करके 50-50। ए ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो बिल्स है वो देना भूल गया, तो बी को क्या करना है, 50 बैग का पैसा तो देना है ना सर, जितना उसको मिला है। हाँ, बी को 50 बैग का पैसा देना है कि नहीं देना है, देना है। नहीं, बहुत केस में बदमाश लोग क्या बोलता है, नहीं मैंने तो 100 बिल्स बोला था, तुमने तो 50 ही दे पाया, तो फिर मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है ना बहुत लोग। तो मेरा 50 लौटा दो। तो फिर लौटा दो, ठीक है सर, सही बोला तुमने, ठीक है, एग्जैक्टली। तो लॉ भी बोलता है कि भाई 50 बैग तुमने रिसीव किया तो उसका पैसा दो, सिंपल बात, लौटा दो नहीं, 50 बैग का पैसा दो, सिंपल बात है। 50 बैग रिसीव किया था ना, मैंने नहीं दे पाया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पैसा नहीं दोगे, देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सूट फॉर इंजंक्शन। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली होता है whether damages are not an adequate remedy in the case of breach of contract. The court may, in its discretion on a suit for specific performance, direct party in breach to carry out his promise according to the terms of contract. मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके बीच में, तो जो भी उनके मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जो बोला हुआ था वैसा ही उनको ब्रीच के लिए मतलब रेमेडी देना पड़ेगा। और सूट फॉर इंजंक्शन कैसे होता है, सिंपल है, इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सपोज मानो कि जैसे बॉलीवुड में कोई एक्टर किसी बैनर में काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो आप जैसे मानो आपने यश जौहर बैनर या करण जौहर बैनर में अगर आपने साइन कर लिया, ठीक है, तो अभी अगला 1 साल 2 साल के लिए जितना साल का आपने एग्रीमेंट कर लिया, तो आप न्यू काम नहीं ढूंढ सकते। तो बेसिकली न्यू कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए आपके ऊपर क्या हो गया, इंजंक्शन लगा दिया। क्या लगा दिया सर, इंजंक्शन लगा दिया। आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट अभी तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म नहीं हो जाता। इट्स कॉल्ड इंजंक्शन। देखो ना, इट्स वेरी सिंपल। वेयर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज negating the terms of contract, the court may, by issuing an injunction order, restrain him from doing what he promised not to do. In a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year, during the years he contracted to act for some other producer, hence he could be restrained by an injunction. उस पे इंजंक्शन लगा हुआ है, वो किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं कर सकता। सिमिलर कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो फॉर सिंगर, ठीक है, एक्टर, सभी के लिए लग सकता है। ठीक है सर, समझ आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो ये बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है। एंड पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, आप लोगों को पता है सेक्शन 75, बस हो गया सर। ठीक है, ये क्या है, सिंपल है। ए सिंगर कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ ए थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 nights इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months and be engaged to pay her 100 for each night of performance. On the 6th night, a willfully absent, जानबूझ के absent कर लिया from the theater, and B in consequence resigned the contract, उससे कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, and B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non fulfillment of the contract. क्योंकि B ने बोला था भाई तुम्हें गाना गाना है मेरे थिएटर में आके, ठीक है, लेकिन वो तो आया ही नहीं, जानबूझ के, कुछ सही रीजन नहीं था, ठीक है, for 2 nights every week in the next 2 months, बट उसने तो 6th नाइट में ही कर दिया प्रॉब्लम। तो ये ब्रिज हो गया ना, तो ऐसे ब्रिज करने से वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, रिसाइन कर देगा, खत्म कर देगा। एंड एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकता है और कंपेंसेशन भी, डैमेज क्लेम भी कर सकता है, बिकॉज उसमें उसका लॉस होता है। ठीक है, मतलब ये सिंगर को लॉस कंपेंसेट करना पड़ेगा थिएटर वाले को। समझ में आ गया सर? यस यस सर। तो जस्ट एक बार मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नोट शेयर करता हूँ, आप लोग एक बार टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चंस वगैरह है, जस्ट एक बार गो थ्रू करना, ब्रॉड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो देखना है देखो। ठीक है, मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, नोट शेयर कर दूंगा सर आप लोगों से। ठीक है, ओके सर, जिन लोगों का मैम के पास क्लास है
वो लोग 5-10 मिनट में रेडी हो जाओ मैम के क्लास के लिए, ठीक है। और बाकी लोग सर ठीक है, चलो सर टाटा फिर सबको। রাখছি দাদা। ओके टाटा। सर টাটা। बाय बोलो सर। सर लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है?